स्टोरी की शुरुआत होती है एक अजीब और घने जंगल से। रात के बीचों बीच एक आदमी कांपते हुए बोलता है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। वो असल में एक वॉरियर है, आर्मर पहने हुए, जो बहुत तकलीफ में है और अपनी टांग महसूस भी नहीं कर पा रहा। अचानक जंगल के अंदर से एक और वॉरियर पूरी स्पीड से भागता हुआ आता है। लग रहा है वो किसी चीज से भाग रहा है और क्लियरली डर रहा है कि उसके पीछे क्या आने वाला है। बाकी सब ऑलरेडी हार चुके हैं। इसी वजह से एक लड़का जिसका नाम डेल है भाग रहा है। मॉन्स्टर्स ने सारे सोल्जर्स को हरा दिया और अब वो कदम कदम पर और पास आते जा रहे हैं। गिरा हुआ वॉरियर गुस्से में बोलता है कि ये समझ नहीं आता, यहाँ के सारे प्लेयर्स एक्सपीरियंस्ड हैं और लेवल 40 से ऊपर हैं, फिर भी वो लोग एक नेकेड कैरेक्टर से कैसे हार गए। तभी उसके सामने खड़ा लड़का घातक हमला झेलता है। 3 बोल्ट उसकी खोपड़ी चीरकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती हैं। वो बोल्ट मैजिकल थी और अचानक एक्सप्लोजन ट्रिगर करती है, जिससे डेल का पूरा बॉडी मिट जाता है, कुछ भी नहीं बचता। गिरा हुआ वॉरियर अब और ज्यादा डर गया, लेकिन गुस्से में चिल्लाकर अपने दुश्मन को गाली देता है। आखिरी ताकत जुटाकर वो अपनी तलवार उठाता है और पूछता है कि ये मॉन्स्टर कौन है जो पास आ रहा है। सामने खड़ा आदमी जिसने डेड एनिमल की खोपड़ी पहनी है वही सवाल एक अजीब भाषा में दोहराता है। अचानक एक बहुत बड़ा और डरावना कासल सामने आता है, जिससे भयानक ऑरा निकल रही है। अंदर एक भयंकर लड़ाई हो रही है एक डिमोनिक क्रीचर के खिलाफ। वहां एक वॉरियर है जो गोल्डन आर्मर पहने हुए है, थोड़ा जख्मी है लेकिन अब भी लड़ने की ताकत रखता है। उसका नाम डीमियन है। कॉम्बैट का लेवल 94 गॉड, एक पनाम, एक रैंकिंग में फर्स्ट। उसके स्टेटस में दिख रहा है कि उसे बहुत हैवी डैमेज हुआ है, एबिलिटीज वीक हो गई हैं, वो ब्लीडिंग में है और उसकी मैक्सिमम हेल्थ कम हो गई है। और हालात बिगड़ते जाते हैं क्योंकि इंटेंस बैटल की वजह से उसका कैरेक्टर सील हो चुका है, वो स्किल्स यूज नहीं कर पा रहा। जख्मी और थका हुआ लड़का सोचता है कि क्या सच में इस गेम में इतने नेगेटिव इफेक्ट्स हैं जिनके बारे में उसे कभी पता नहीं था। हालत और बिगड़ती है जब उसका बॉडी धीरे धीरे पेट्रिफाइड होने लगता है, मूवमेंट्स स्लो और भारी हो जाते हैं। मौत के करीब वो ब्राइट रेड ब्लड खांसता है। साफ है कि अब लड़ने की ताकत नहीं बची। वो सोचता है कि शायद सेंट, मैग्नस या कोई बड़ा गॉड भी उसे अब नहीं बचा सकता। तभी एक और आदमी गोल्डन आर्मर में आता है और मजाक करता है कि उसका ओपोनेंट बहुत जिद्दी है। उसका नाम किंग आर्थर है, डीमन किंग की फोर्स का लीडर। वो हंसते हुए कहता है कि एक कॉकरोच जैसे ओपोनेंट को हराना इम्पॉसिबल है। गुस्से में हीरो आखिरी ताकत लगाकर चार्ज करता है, गालियां देता है और थोड़ा डैमेज देने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेट डीमन बेअसर रहता है और अपने डार्क पावर्स एक्टिवेट कर देता है। वो वॉरियर को दर्द में झोंक देता है और मजाक उड़ाता है। नोटिफिकेशन आता है, प्लेयर की हेल्थ लगभग न्यूनतम पर है। नाइट खून खांसते हुए सोचता है कि ये सब क्यों हो रहा है। उसका दुश्मन अब भी हंस रहा है और जवाब नहीं देता, बस अपनी विलन वाली स्टांस बनाए रखता है। फिर वो अपने पर्सनल डीमन को कमांड करता है कि लड़के पर अटैक करे और उसे खत्म कर दे। लॉर्ड ऑफ द अबिस अपना क्लोक यूज करके डेमोनिक पाथ स्टाइल स्किल एक्टिवेट करता है ताकि माना रीजनरेट कर सके। ब्लॉन्ड लड़का ये देखकर हंसता है और कहता है कि अब मजा आने लगा है। इरिटेटेड होकर वो मॉन्स्टर पर हमला करता है और पूछता है कि कैसे उसने हिम्मत की बीच में टपकने की। वो अपनी अल्टीमेट स्किल यूज करता है, हेवी ओमनिपोटेंट डिस्ट्रक्शन बैरियर। एक ही एक्सप्लोजन में वो राइवल को मैसिव डैमेज देता है। ये देखकर वॉरियर बोलता है कि ये स्किल हर बार और इम्प्रेसिव लगती है। विलन पास आता है और कहता है कि हर इंसान की अपनी जगह होती है। फिर वो लड़के को एक ही वार में गिरा देता है। लड़का बहुत स्ट्रांग था, इसलिए थोड़ी सी लाइफ बची रहती है। जमीन पर गिरकर वो दर्द से तड़पता है और आखिरी एचपी पकड़े रहता है। मेज कहता है ट्रैश को हमेशा फेंक देना चाहिए और लोएस्ट क्लास वहीं रहनी चाहिए जहां उसकी जगह है, ह्यूमैनिटी की गंदगी। हीरो को बेरहमी से पीटते हुए वो बोलता है वर्म्स हमेशा हीरो बनने की कोशिश करते हैं। फिर हंसते हुए पूछता है कि क्या ये लड़का अपनी मौत के वक्त ये मानता है कि ये उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। लड़का अपनी आखिरी सांसों में दुश्मन की तरफ देखता है, लेकिन अब कुछ करने को नहीं बचा। आंखें बंद करता है और सोचता है कि आखिर कहाँ गलती हो गई। सब कुछ शुरू हुआ था 10 साल पहले, जब पहला वर्चुअल रियलिटी गेम क्रॉनिकल्स ऑफ आर्किया लॉन्च हुआ था। उसकी रियलिस्टिक ग्राफिक्स और लाइफ लाइक एनपीसी ने लाखों प्लेयर्स को अट्रैक्ट किया। मेन इवेंट था डीमन किंग को हराना और उसके बदले में ढेरों रिवॉर्ड्स मिलना। इस इवेंट ने प्लेयर्स को पहली मिशन में ही हीरो बना दिया और उन्हें अपना खुद का देश बनाने की अथॉरिटी दी। इसी वजह से लाखों यूजर्स ने अपनी जिंदगी गेम के अंदर जीना शुरू कर दिया। उन्हीं में से एक था हमारा प्रोटैगनिस्ट, जो एडिक्टेड हो गया।
रियल लाइफ में उसकी माँ पैसे खत्म होने की शिकायत करती और उसका भाई कहता कि एमसी एडिक्टेड है। लेकिन लड़के ने पिछले 10 साल बिना रुके गेम खेलते हुए बिता दिए, अपना सब पैसा इन गेम परचेस में डाल दिया, यहाँ तक कि अपने कैरेक्टर के लिए एक श्राइन भी बना लिया। स्टोरी के एक पॉइंट पर उसकी मुलाकात किंग आर्थर से हुई। आर्थर का असली नाम जुंग है, जो गॉडेस आर्या का डिसेंडेंट है। उसके पास इन्फिनाइट सर्कल है, जिससे उसे एंडलेस माना मिलता है। आर्थर बहुत पावरफुल है। अपने चरिज्मा और नेचर से उसने प्लेयर्स को डीमन किंग के डंजन और पैलेस तक लीड किया। असल में एमसी अभी तक हारा नहीं है, वो अब भी लड़ रहा है, ये सोचकर कि बस थोड़ा और सरवाइव कर लूं। आर्थर बोलता है कि दुनिया को एमसी जैसे लोगों की जरूरत है, जिन्होंने पूरा डंजन क्लियर किया और डीमन को हराने में मदद की। लेकिन यही बात एमसी को खटकती है, क्योंकि ये सब उसके राइवल की प्लानिंग थी शुरू से। जुंग हंसते हुए अपनी तलवार निकालता है और मान लेता है कि हाँ, उसने शुरू से ही ये बीट्रेयल प्लान किया था। हीरो चुप हो जाता है, अपने दोस्त की हरकतों से डिसअपॉइंटेड, और अब समझ चुका है कि उसकी हालत कितनी खराब है। ब्लॉन्ड मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे प्रोटैगनिस्ट कभी पसंद ही नहीं था और बोलता है कि अब सीधा स्वर्ग चला जा। जमीन पर पड़ा एमसी सोचता है कि क्या यही उसका एंड है, एक ट्रेटर के हाथों हार जाना बिना कुछ अचीव किए। तभी अचानक एक नोटिफिकेशन आता है जो पूछता है कि क्या लड़का रिवेंज चाहता है। ये देखते ही उसकी पूरी अटेंशन वहीं चली जाती है। पूरा रूम धुएं से भर जाता है, सबका ध्यान उधर चला जाता है और एमसी को एस्केप करने का मौका मिल जाता है। वो रेंगते हुए कमरे के दूसरी तरफ जाने लगता है। तभी एक आवाज आती है, कहती है कि वो अब्रेस एंशंट ईविल और लॉर्ड ऑफ द एपिस के नाम पर एक्ट कर रही है। इसके साथ ही एमसी के बॉडी में अजीब बदलाव होने लगते हैं। आर्थर ये सब देखता है और समझ जाता है कि उसका पुराना दोस्त अब भी जिंदा है। गाली देते हुए वो उसे परसिस्टेंट वर्म कहता है। आवाज आगे कहती है कि वो एंशंट ईविल का काम पूरा करेगी, गॉड ऑफ लाइट को हराकर इस दुनिया में केओस वापस लाएगी। गुस्से में ट्रेटर चिल्लाता है और आदेश देता है कि एमसी अब मर ही जाए। जैसे ही वो मैजिक पावर उस पर डालने जाता है, आवाज पूरी होती है। एमसी वापस लौटेगा डेमियन द एवेंजर बनकर। रियल लाइफ में सीन बदलता है। सुबह का समय है, एक शांत सिटी दिखती है। एमसी अचानक नाइटमेयर से उठ बैठता है, पैनिक में कांप रहा है, डर और ठंड से। वो चिल्लाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तो वो दोस्त से धोखा खाकर हार रहा था। इधर उधर देखता है और रियलाइज करता है कि वो वापस रियल लाइफ में आ गया है। तभी दरवाजा खुलता है और कोई अंदर आता है। उसे कहता है जल्दी करो और आकर खाना खाओ। एमसी चौंक जाता है। उम्मीद नहीं थी कि इस वक्त ये शख्स दिखेगा। वो पूछता है, क्या ये सच में वही है जो मैं सोच रहा हूँ? लड़का चिढ़कर बोलता है, अब फिर क्या बकवास कर रहा है तू? असल में ये उसका छोटा भाई है, जिसे अभी तक मिलिट्री में होना चाहिए था, लेकिन वो स्कूल यूनिफॉर्म पहने खड़ा है। वो कहता है कि एमसी ने ही आज कहा था कि उसे जल्दी उठाना। चिढ़कर बाहर जाता है और दरवाजा पटक देता है। कहता है जल्दी ब्रेकफास्ट कर लो। एमसी सिर पकड़कर कंफ्यूज्ड बैठा है, सोचता है क्या वो सच में पागल हो गया है। तभी उसकी नजर डेट पर जाती है। आज 28 जुलाई 2020 है, यानी कि ओपन बेटा लॉन्च से एक दिन पहले। वो शॉक में सोचता है कि क्या सच में वो टाइम ट्रैवल करके वापस आ गया। राइस का बोल खाते हुए वो मान लेता है कि हाँ, वो पास्ट में वापस आ गया है और उसका सारा प्रोग्रेस खत्म हो गया है। माँ उसे खाता देख हैरान होती है कि बेटे को क्या हो गया, इतना भूखा क्यों है। एमसी रोने लगता है, सोचता है कितने साल हो गए घर का खाना खाए हुए, और कहता है कि उसकी माँ का खाना दुनिया का बेस्ट है। उसे बचपन की याद आती है, जब वो छोटा था और माँ अब भी हेल्थी थी। फिर भी वो खाना रोक देता है, क्योंकि अब पेट भर चुका है। उसी वक्त छोटे भाई के फोन पर एक मैसेज आता है, वॉट मेक्स द ब्लड इन योर बॉडी रन। असल में ये एड है गेम का। कहता है कि ये दुनिया तलवारों, मैजिक और एंडलेस एडवेंचर्स से भरी है। प्लेयर्स खुद अपनी कहानी लिखेंगे। ये दुनिया का पहला इमर्सिव वीआर गेम है। ये सुनते ही हीरो एंग्शियस हो जाता है, क्योंकि उसे पहले से पता है ये क्रॉनिकल्स ऑफ आर्किया है, वही गेम जिससे वो एडिक्टेड हो गया था। वो गुस्से में सोचता है कि लोग कितना पैसा और एनर्जी सिर्फ गेम में डाल देंगे। आज वही दिन है जब ओपन बेटा लॉन्च हुआ था और प्लेयर्स को पहली बार उस दुनिया में एंटर करने का मौका मिला था। गुस्से में वो अपनी डेस्क पर मुक्का मारता है। सोचता है कि उसने 10 साल इसी बेवकूफ एडिक्शन में खो दिए। रेडी होकर जब घर से निकलता है, माँ कहती है अपने आप पर इतना प्रेशर मत डालना और फैमिली से जुड़े रहना। वो माँ को बाय कहता है और स्टेशन की तरफ निकल जाता है। खिड़की से बाहर देखता है और सोचता है कि यकीन नहीं होता, वो सच में 10 साल पीछे चला गया है। उस समय M24 कैप्सूल बेस्ट मानी जाती थी, आज जैसी पुरानी चीज नहीं। एमसी को याद आता है कि जब उसके पापा बीमार हुए थे तो उसे दिन रात काम करना पड़ा था पैसे कमाने के लिए।
लेकिन जब जिंदगी ज्यादा मुश्किल हो गई तो उसने गेम में कंफर्ट ढूंढा और फैमिली से दूर होता गया। यही वजह थी कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तभी अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, ओवीओ सिस्टम एक्टिवेटेड। एमसी हैरान रह जाता है, उसे यह मैसेज एक्सपेक्ट नहीं था। न्यूज रिपोर्ट्स में दिखता है कि काउंटडाउन शुरू हो गया है, 167 घंटे बचे हैं, अगर लॉग इन फेल हुआ तो हेवन जाना पड़ेगा। तभी उसे तेज हेडेक होता है और वो डैजी हो जाता है। अचानक कई मैजिकल वॉइस उसके दिमाग में गूंजने लगती हैं, वही आवाजें जो उसने गेम वाली दुनिया में डिफीट होते वक्त सुनी थी। कांपते हुए वो रियलाइज करता है कि उसने ये आवाज पहले भी सुनी है। ये असल में एवरटेल है, वीआर गेम का ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर। स्टोर की एक औरत उससे पूछती है, सर क्या आप वो नया प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं जो आज लॉन्च हुआ है? जॉम्बी जैसे हाल में एमसी बोलता है, हाँ मैं नया गेम खरीदने आया हूँ, लेकिन कैप्सूल्स को पहले प्री ऑर्डर से रिजर्व करना पड़ता है। वुमन मुस्कुराते हुए कहती है कि पहले कस्टमाइजेशन टेस्ट एरिया में जाए। एमसी अजीब तरीके से बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस वो मशीन चाहिए जो आज लॉन्च हुई है। वो स्टोर में मशीन ढूंढने लगता है। औरत कहती है, मेरे साथ आइए, मैं आपको वहां ले चलती हूँ। कुछ देर चलने के बाद वो मेन स्टोर से दूर एक रूम में पहुंचते हैं जहां कैप्सूल्स रखे हैं। वुमन बताती है कि ये प्रोडक्ट किसी कस्टमर ने कैंसिल कर दिया था, जिसकी कीमत करीब $1600 है। अभी ये डेमो के लिए यूज हो रही है। एमसी तुरंत अपना कार्ड निकालता है और कहता है, मैं इसे खरीदूंगा। वो लड़की चौंक जाती है, सोचती है कि ये लड़का जरूर किसी रिच फैमिली से होगा जो बिना प्राइस सोचे इतनी महंगी चीज खरीद रहा है। जाते जाते उसे बताया जाता है कि प्रोडक्ट उसी दोपहर इंस्टॉल हो सकता है। सिस्टम नोटिफिकेशंस दिखाती हैं कि यूजर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है और वर्चुअल रियलिटी मोड 100% सिंक हो चुका है। कैप्सूल के अंदर एमसी देखता है कि उसका बैंक अकाउंट लगभग खाली हो गया है, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं। अब यह उसका मौका है गेम सिस्टम को समझने का और यह पता करने का कि इस बार वो टाइम में पीछे कैसे आया, क्योंकि उसके दिमाग में जो आवाज गूंज रही थी वो साफ थी, वही डीमन किंग अब्रास, वो भयानक मॉन्स्टर। सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट होते ही प्रोटैगनिस्ट गेम में लॉग इन कर लेता है। अब उसकी जर्नी शुरू होने वाली है। उसकी अपीयरेंस पूरी तरह बदल जाती है, अब वो एक बड़े डीमन जैसा दिख रहा है। सिस्टम में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, लगातार एरर्स रिपोर्ट होने लगते हैं। डिटेक्ट होता है कि एक वायरस जिसका नाम मेन स्ट्रीम है एक्टिव हो गया है। सीन शिफ्ट होता है कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को की ओर, एसी कंपनी के टावर में। एवरटेल के सीक्रेट डिपार्टमेंट में कई अलार्म्स एक साथ बजने लगते हैं। स्क्रीन्स पर डेंजर की वार्निंग्स फ्लैश होने लगती हैं। ऑपरेटर क्लो घबरा कर देखती है और सोचती है कि अभी क्या हो रहा है। वो माइक पर झुककर अपने कोवर्कर्स को इन्फॉर्म करती है। वरिड होकर वो ओरेकल डिपार्टमेंट को अलर्ट करती है और कहती है कि ये एक ब्लैक कोड है। ये सुनकर सब डर जाते हैं। ऑपरेटर्स पूछते हैं कि क्या इमरजेंसी है और तुरंत रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल एक्टिवेट करने को कहते हैं। वो अपने कॉलीग किम को बुलाती है कि आकर सिस्टम देखो। किम ओरेकल डिपार्टमेंट का हेड है और घबराते हुए दौड़ कर आता है। स्क्रीन्स पर लगातार वार्निंग अलर्ट्स आ रहे हैं और ये सब अभी कुछ मिनटों से हो रहा है। सबको समझ नहीं आ रहा कि ये ट्रिगर किसने किया। मेन स्ट्रीम को ब्लॉक करने के लिए एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है कैशिंग, लेकिन इतनी स्पीड पर सब कंट्रोल खो देंगे। मेन स्ट्रीम असल में वो प्रोसेस है जिसका यूज हैकर्स ने गेम एसी बनाने में किया था, लेकिन सिस्टम के बारे में अब भी बहुत कुछ अननोन है। हायक और ओरेकल को इसे लगातार मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे सिस्टम और गेम दोनों को क्रैश कर सकती है। नोटिफिकेशन आता है, कंट्रोल 48% पर गिर चुका है और लगातार नीचे जा रहा है। आशिक लगभग सर्वर पर कब्जा कर रहा है। ये देखकर किम इरिटेट हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर गेम क्रैश हुआ तो इसे फिर से चलाना बेहद मुश्किल होगा। डायरेक्टर घबराकर सबको ऑर्डर देता है कि जल्दी करो, किसी भी हालत में गेम क्रैश नहीं होना चाहिए। गुस्से में वो इमरजेंसी बटन दबा देता है। इससे आशिक के कंट्रोल राइट्स रिलीज हो जाते हैं और प्रोटोकॉल ब्लॉक करना बंद कर देता है। स्क्रीन पर मैसेज आता है, मेन स्ट्रीम एक्टिवेटेड। सब शॉक में रह जाते हैं क्योंकि सिचुएशन अब भी बहुत अजीब है। मैसेज दिखाते हैं, प्लेयर डेमियन ने गेम में लॉग इन किया है। डेट है 29 जुलाई 2020। वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर एमसी धीरे धीरे आंखें खोलता है। लोकेशन है विस्परिंग आइल, वर्ल्ड ऑफ आर्किया में। वो खड़ा होता है, हवा उसके पास से गुजरती है। गेम में वापस आकर उसे खुशी होती है, मेमोरीज वापस आने लगती हैं। वो 10 साल याद करता है जो उसने ये गेम खेलते हुए बिताए थे, और एक नाम दिमाग में गूंजता है, जुंग ह्यूमन। वही ब्लॉन्ड जिसने उसे बिट्रे किया था और कहा था कि इंसान ट्रैश से भी बदतर हैं। उसकी विलेन वाली अपीयरेंस और बातें सब रिवील करती हैं कि उसकी असली इंटेंशन यही थी कि लोएस्ट क्लास हमेशा लोएस्ट ही रहे। एमसी गुस्से में कसम खाता है कि वो अपने राइवल को ढूंढेगा और हराएगा, और जब करेगा तो उसकी हड्डी हड्डी तोड़ देगा
और उसे दुनिया से मिटा देगा। ऑरेंज डिमोनिक ऑरा रिवील करते हुए वो डिक्लेयर करता है कि वो उसे इस गेम खेलने का पछतावा कराएगा। आसपास देखते हुए एमसी सोचता है कि कहाँ से शुरू करे, क्योंकि यूजुअली तो ये स्टार्टर चेक पॉइंट से शुरू होता है। नोटिफिकेशन सिस्टम कहता है कि प्लेयर लॉग इन कन्फर्म हो गया है। लड़का कंफ्यूज्ड होता है, उसे ये याद नहीं। मैसेजेस वार्न करते हैं कि अगर अगले 168 घंटे में लॉगिन फेल हुआ तो डिफीट हो जाएगी, और अगर एमसी का कैरेक्टर मरा तो वो खुद रियल लाइफ में भी मर जाएगा। ये पढ़कर लड़के के माथे पर पसीना आ जाता है। वो सोचता है कि अगर गोल अचीव नहीं कर पाया तो सीधे हेवन जाना पड़ेगा। गालियां देते हुए वो अचानक शार्प हेडेक झेलता है और लिमिट सेंसर रिलीज हो जाता है। पेन में जमीन पर गिर जाता है और कांपने लगता है। नोटिफिकेशन आता है कि सेंसरी लिमिट पूरी तरह लिफ्ट हो चुकी है। अब प्लेयर का फाइनल ऑब्जेक्टिव अपडेट हो चुका है, असेंशन ऑफ द डीमन किंग, और बस कुछ ही घंटे बचे हैं। एमसी गेम को गाली देते हुए सोचता है कि उसके बॉडी को अचानक ये दर्द क्यों हो रहा है। सिस्टम बताता है कि फाइनल ऑब्जेक्टिव कंडीशंस पर बेस्ड एक नई क्लास ग्रांट हुई है। क्लास का नाम है वूडुइस्ट। एमसी सोचता है कि ये कैसी एबिलिटीज होंगी। वूडुइस्ट्स प्राइमल स्ट्रेंथ में स्ट्रांग होते हैं और एंशिएंट मैजिक, विजन्स और डेथ से इन्फ्लुएंस रहते हैं। उनकी आइडेंटिटी हमेशा मिस्ट्री में रहती है और वो डिफीट को भी रेस्ट मानते हैं। एमसी देखता है कि उसकी क्लास वुडूइस्ट है और उसका टाइटल है एब्सोल्यूट ईविल, लेकिन सारी एबिलिटीज अभी स्टेटस लेवल 1 पर हैं। इससे वो इरिटेट हो जाता है क्योंकि एबिलिटीज बेकार लग रही हैं और लेवल भी बस 1 है। नोटिफिकेशन में वो देखता है कि एक सब क्लास भी है जो स्पेशलाइज करता है पॉइजन, कर्सेस और यहाँ तक कि अपने खुद के खून से अटैक्स करने में। ये हिडन सब क्लास है और प्रोटैगनिस्ट को इस तरह की क्लास बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन अब उसे इसे सीखना और अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा। अचानक आसपास आवाजें आने लगती हैं। नोटिफिकेशन आता है, एमसी ने एक क्राइम कमिट किया है क्योंकि उसकी मोरालिटी स्टैट बहुत लो है। पेनल्टी ट्रिगर होती है। एमसी का मोरालिटी स्टैट 9 अरब से भी नीचे है। ये देखकर वो डर जाता है क्योंकि ये नंबर तभी पॉसिबल है जब उसने 1 अरब से भी ज्यादा लोगों को हराया हो, जो असंभव है। वो सोचता है कि क्या ये बग है, लेकिन पेनाल्टी बहुत एक्सट्रीम है। अब उसे एनपीसी भी अटैक कर सकते हैं और अगर वो हारा तो उसके सारे आइटम्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और एक्सपी गेन करना बहुत मुश्किल होगा। रोते और घबराए हुए लड़के ने प्लीड किया कि थोड़ा ब्रेक दे दो क्योंकि ये पेनल्टीज बहुत एक्सट्रीम है, जिससे प्रोग्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है। आगे सोचते हुए उसे लगा कि इन पेनल्टीज की वजह से लोग उसे डेफिनेटली नया डीमन किंग मानेंगे। उसे सेकंड चांस तो मिला है, लेकिन इतनी डिफिकल्टी के साथ सर्वाइवल इटसेल्फ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वो सोचने लगा कि शायद फाइट्स अवॉइड करने के लिए अपना फेस ढकना चाहिए। स्टोरी अब एक विलेज डम्बार्टन की तरफ मूव होती है, जो बाहर से काफी काम और पीसफुल लगता है। एक रूम में एंटर करते ही उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसके फेस पर कुछ कवर है और बेसिक गियर पहना है। बूढ़ा आदमी बोलना शुरू करता है, मानते हुए कि ये कोई नया एडवेंचरर है, लेकिन अचानक उसकी नजर लड़के पर पड़ते ही शॉक हो जाता है। एमसी लगभग बिना कपड़ों के खड़ा था और उसके सिर पर डिस्गाइज के लिए एक कार्डबोर्ड बॉक्स था। चीफ एलन मोर हैरान होकर पूछता है कि हेलमेट की जगह ये कार्डबोर्ड क्यों पहना है। लड़का बिना हेजिटेशन के बोलता है कि वो ये इसलिए पहन रहा है क्योंकि उसे ये स्टाइलिश लगता है। ये सुनकर गांव का नेता स्पीचलेस रह जाता है। सोचता है उसने अभी क्या देख लिया इतना आउट ऑफ ऑर्डिनरी। कार्डबोर्ड बॉक्स पहने लड़का रिफ्लेक्ट करता है कि अगर ये मैंडेटरी मिशन ना होता तो वो कभी इतना रिडिकुलस मास्क फेस पर नहीं पहनता। टॉपिक बदलते हुए बूढ़ा आदमी कहता है कि हर कोई अपनी पसंद से ड्रेस करता है और माहौल हल्का करने की कोशिश करता है, लेकिन एमसी सीरियस टोन में कहता है कि वो क्वेस्ट लेना चाहता है। ये सुनकर बूढ़ा आदमी अपने पेपर्स में सर्च करता है और फिर सीरियस होकर बोलता है कि ध्यान से सुनो, विस्परिंग आइल पर बहुत सारे चिकन्स हैं जो पूरे टाउन का ग्रेन खा रहे हैं और विलेज ग्रैनरीज ऑलमोस्ट एम्प्टी हो रही हैं। यही काम उसे करना है। स्टार्टिंग विलेज के पीछे पहाड़ों में जाकर क्वेस्ट कंप्लीट करनी है। एक छोटा बहुत क्यूट सा चिक पेड़ के पास पीसफुली बैठा है। एमसी उसे डिफीट करने के लिए बुशेस के पीछे छुप जाता है। वो क्रीचर पर एक लकड़ी का टुकड़ा फेंकता है। गेम का लॉन्ग टाइम प्लेयर होने की वजह से उसकी एम परफेक्ट होती है और वो सीधा एनिमल को लगकर उसे इंस्टेंटली डिफीट कर देता है। चेक करने पर उसे दिखता है कि छोटा सा बर्ड जमीन पर सैड सा पड़ा है, लेकिन एक छोटा डार्ट फेंकने के बाद ही लड़का बहुत टायर्ड फील करता है। ग्राउंड पर बैठकर वो याद करता है कि उसकी स्टैमिना स्टैट सिर्फ 1 है, इसलिए वो जल्दी थक जाता है। क्वेस्ट है सभी चिकन्स को डिफीट करना, विस्परिंग आइल क्लियर करना और डम्बार्टन विलेज को डिफेंड करना। ऑब्जेक्टिव है हर बर्ड से 10 येलो फेदर्स कलेक्ट करना। प्रोग्रेस अभी सिर्फ 10% है।
रिवॉर्ड मिलेगा विलेजर स्टार्टर सेट और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। थका हुआ लड़का बोलता है कि अब 9 बाकी हैं। इन्वेंट्री चेक करने पर उसे पता चलता है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट्स के लिए वो फाइनली एक स्किल अनलॉक कर पाया है, पॉइजन डार्ट, जो सबसे वीक है। इससे और बुरा ये कि लेवल 10 तक उसे कोई और स्किल नहीं मिलेगी। वो उठकर खुद को झाड़ता है और बोलता है कि रेस्ट टाइम ओवर, अब गोल पूरा करना है। अब उसे गेम सिस्टम थोड़ा बेटर समझ में आने लगा है और वो वादा करता है कि अब सीरियसली और फोकस्ड रहेगा। एक के बाद एक चिकन गिरने लगते हैं और जल्दी ही सारे चिक्स डिफीट हो जाते हैं। हर किल पर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि एमसी को एक्सपी मिल रहा है। रियल लाइफ में सीन शिफ्ट होता है यूज इन टेक्नोलॉजी ग्रुप बिल्डिंग पर। वहां एक बहुत रिस्ट्रिक्टेड रूम है, रिजर्व्ड सिर्फ एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए। अंदर एक ब्लॉन्ड लड़का आराम से चेयर पर बैठा है। कोई आदमी उसके पास आता है और पूछता है कि टेस्ट कैसा रहा। वो रिप्लाई करता है कि इतना बुरा नहीं था। वो अपेरेंटली न्यू इक्विपमेंट टेस्ट कर रहा था और पूछता है कि यूजर्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारे कैप्सूल सोल्ड आउट हो चुके हैं। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। वो सोचता है कि आने वाले हफ्तों में ये वीआर गेम्स की पूरी दुनिया बदल देगा। फोन पर एक अननोन कॉल आती है। रूम से बाहर निकलकर वो मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव करता है। कॉन्वर्सेशन कॉन्फिडेंशियल लगती है। ब्लॉन्ड पूछता है कि क्या रिक्वेस्टेड चीज तैयार है और सामने वाला कंफर्म करता है। रिक्वेस्ट थी स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास, ईजीएस्ट लेवलिंग मेथड्स और बेस्ट आइटम्स और इक्विपमेंट। ब्लॉन्ड ने सब प्लान किया हुआ है ताकि पूरे गेमिंग सीन को हिला दे। कॉल खत्म कर वो बैठता है और कहता है बाद में कांटेक्ट करेगा। होराइजन की तरफ देखते हुए वो गेम और क्रॉनिकल्स ऑफ आर के बारे में रिफ्लेक्ट करता है। उसका नाम जुंग है और इन गेम निकनेम है किंग आर्थर, एक प्रोफेशनल प्लेयर और एन कंपनी के सीईओ का चौथा बेटा। गेम में वापस आते हैं। एनिमल्स डिफीट करने के बाद एमसी रेस्ट कर रहा है, देख कर कि उसका काम लगभग कंप्लीट है। आखिरकार उसने सारे एनिमल्स कैप्चर और डिफीट कर लिए और लेवल अप कर लिया। अब वो लेवल 2 पर पहुंच गया है। मेहनत बहुत कठिन थी, इसलिए वो इमोशन से रोने लगता है, लेकिन स्क्रीन देखकर वो शॉक्ड रह जाता है। कैरेक्टर स्टेटस दिखाता है कि उसके पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 5 स्टेटस पॉइंट्स हैं। वो स्टन्ड रह जाता है क्योंकि बिगिनिंग में 5 पॉइंट्स मिलना बहुत स्ट्रांग माना जाता है। नॉर्मली लेवल अप पर 2 पॉइंट्स मिलते हैं या 3 अगर क्लास बहुत स्ट्रांग हो या कैरेक्टर बहुत लकी हो। खुश होकर वो सोचता है कि शायद ये क्लास का हिडन एडवांटेज है और शायद इतना बुरा भी नहीं। खुश होकर वो अकेले सेलिब्रेट करता है क्योंकि अब उसके लिए गोल कंप्लीट करना थोड़ा आसान होगा। एक विकेट ग्रिन के साथ वो बोलता है कि उसका राइवल इंतजार करे और देखे, क्योंकि उसे हराना अब मुश्किल नहीं रहेगा। कार्डबोर्ड बॉक्स सिर पर लगाकर वो विलेज की तरफ दौड़ने लगता है। रूस्टर्स के झुंड को क्रॉस करते हुए उन्हें स्टन्ड छोड़ देता है। विलेजर्स शॉक्ड होकर देखते हैं कि एक लगभग नंगा आदमी मास्क पहनकर दौड़ रहा है। रुके बिना भागते हुए एमसी एक लड़के से टकरा जाता है। लगभग उसका सारा सामान गिर ही जाता। हैरान लड़का सोचता है ये अभी क्या था और ये बंदा कौन है जो इतनी फास्ट निकल गया। असल में हीरो के पीछे गुस्से से भरी मुर्गों की पूरी फौज लगी हुई थी। लोग सोचने लगते हैं क्या हीरो पागल हो गया है जो सिर पर पेपर बैग पहन के घूम रहा है। शायद वो कोई एनिमल टैमर है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये सारा तमाशा देखकर सब मान जाते हैं कि ये लड़का ज्यादा देर नहीं टिकेगा और जानवरों से हार जाएगा। कुछ देर भागने के बाद एमसी अपनी मेन एबिलिटी पॉइजन डार्ट्स इस्तेमाल करता है। पहला मुर्गा सीधा दिल पर वार से ढेर हो जाता है, लेकिन इससे बाकी और भड़क जाते हैं। खून से भरी आंखों से मास्क्ड बंदे को मारने दौड़ पड़ते हैं। डर के मारे एमसी सोचता है कहीं उसने ज्यादा फोर्स तो नहीं लगा दी, शायद गलती हो गई। लेकिन मिशन पूरा करने के लिए और क्वेस्ट खत्म करने के लिए उसे इन जानवरों को हॉर्ड की तरह कंट्रोल करना पड़ेगा। पेड़ों के बीच रुककर वो सोचता है शायद यहाँ कोई आइटम पड़े हो। कुछ सेकंड रुकते ही मॉन्स्टर्स और करीब आ जाते हैं, लेकिन असल में ये सब एमसी की प्लानिंग थी। वो ग्रिन करता है, जानता है अब हालात उसके कंट्रोल में हैं। पहला मुर्गा पूरी स्पीड से आता है, लेकिन ट्रैप में फंसते ही सारे जमीन में गिर जाते हैं। उन्हें ट्रैप में फंसा देखकर एमसी खुश होता है और मॉक करते हुए कहता है कि सब उसके कब्जे में है। हंसते हुए बोलता है अब रेडी हो जाओ एक्सपी बनने के लिए, ताकि वो लेवल अप कर सके। सबको पॉइजन डार्ट्स से खत्म करने के बाद उसे ढेर सारा एक्सपी मिलता है और नोटिफिकेशन आता है कि पूरी हॉर्ड डिफीट हो गई है। इसी के साथ वो लेवल 9 पर पहुंच जाता है और काफी स्ट्रांग हो जाता है। चौड़े स्माइल के साथ बोलता है दिस इज मोर लाइक इट। अब सब प्लान के हिसाब से चल रहा था। बस थोड़ा और एक्सपी मिलते ही लेवल 10 आ जाएगा और नई पावरफुल स्किल्स अनलॉक होंगी। लेकिन तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि उसे सिर्फ एक एक्सपी मिला है, क्योंकि कॉम्बैट में इंटरफियरेंस हुआ। ये देख एमसी चौंक जाता है
और कार्डबोर्ड मास्क से झांकते हुए समझने की कोशिश करता है कि हो क्या रहा है। दरअसल हीरो की करंट लोकेशन के पास वाले जंगल में कोई अनौर बंदा भी चिकन्स मार रहा है। तेज धार वाले ब्लेड से वो उन्हें एक एक करके काट रहा है और एक्सपी ले रहा है। वो बंदा है मिनांग, जो एक्साइटमेंट में गाली देते हुए कहता है ये तो सबसे मजेदार चीज है जो लंबे समय से हुई। अपने दोस्त के साथ मिलकर वो एनिमल्स को मारता जाता है क्योंकि हर एक का एचपी सिर्फ एक है, तो एक्सपी फार्म करना बहुत आसान है। उनके और दोस्त इकट्ठा होकर कहते हैं दिस गेम इज सो इजी, लाइक टेकिंग कैंडी फ्रॉम अ चाइल्ड। वो लोग एमसी द्वारा मारे गए मुर्गों की लाशें देखते हैं और कहते हैं थैंक्स, इजी बना दिया। फार्मिंग के बाद उनका ग्रुप लेवल 7 तक पहुंच जाता है और उन्हें यकीन है जल्दी ही टॉप रैंक प्लेयर्स बन जाएंगे। तभी एमसी उनके पास आता है और पूछता है मजे आ रहे हैं। लड़का मुस्कुराकर हाँ कहता है, लेकिन अचानक मास्ड बंदा उसे पूरी ताकत से पंच कर देता है। एक ही पंच से वो लड़का दर्द में जमीन पर गिर जाता है। नोटिफिकेशन आता है कि कैरेक्टर पर मल्टीपल नेगेटिव इफेक्ट्स लगे हैं और वो 5 सेकंड तक हिल भी नहीं सकता। ये देखकर उसके सारे दोस्त शॉक में रह जाते हैं। उसे संभलने के लिए बोलते हैं धीरे धीरे सांस ले और फोकस कर, लेकिन एमसी का ध्यान सिर्फ अपने मकसद पर है। वो फिर से आगे बढ़ता है और बोलने की कोशिश करता है। विलेन जैसी नजर से पूछता है क्या उन्होंने वो चिकन्स खाए थे जो उसने हंट किए थे। लड़के कुछ बोल भी नहीं पाते कि एमसी कहता है उम्मीद करता हूं तुम रेडी हो उन्हें अपने पेट से बाहर निकालने के लिए। डरे हुए लड़के डिफेंड करने लगते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं खाया और प्रूफ मांगते हैं, लेकिन एमसी चुपचाप साइड में पड़ी सारी एनिमल्स की बॉडीज देखता है और लाल ऑरा में घिरा हुआ कहता है कि उसे न्यूबीज की एक बात पर भी भरोसा नहीं, और ऐलान करता है कि सबको हेवन भेज देगा। ये उनकी फाइनल वार्निंग है। पोलाइटली बोलते हुए भी वो डिमांड करता है कि एक्सपी वापस करो और एरिया छोड़ दो, लेकिन ग्रुप का लीडर हार नहीं मानता। वो अपनी आंखें खोलकर पलटवार करने की कोशिश करता है। पास ही पड़ी शार्प नाइफ उठाकर एमसी पर झपटता है और गाली देते हुए वार करने की कोशिश करता है, लेकिन एमसी कैलेमली अपनी पीठ से स्टाफ निकालता है और कहता है कि उसने पहले ही वार्निंग दी थी, रिटेलिएशन आने वाला है। एक ही स्ट्राइक में वो लड़के के सिर पर मैसिव डैमेज देकर उसे गिरा देता है। आई पैच वाला लड़का अपने दोस्तों को कहता है राइवल को घेरो और खत्म करो। सब भागने से मना कर देते हैं और पूरे जोश से एमसी की ओर दौड़ते हैं। प्रो होने की वजह से एमसी स्टाफ से हर एक पर प्रिसाइज अटैक करता है। एक ही बार में सबके सिर पर चोट पहुंचती है और भारी डैमेज होता है। आखिर में वो नए लीडर को खत्म करने के लिए फाइनल स्ट्राइक मारता है, लेकिन वो सरप्राइजिंगली गिरता नहीं। मजबूर होकर एमसी फिर स्टाफ उठाता है और बैटल खत्म कर देता है। गिरे हुए लड़के उठकर पूछते हैं ये मास्क्ड बंदा कौन है, पागल लगता है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि एक ग्रुप मेंबर डिफीट होकर हेवन भेज दिया गया। बिना डरे और पूरी धमक के साथ एमसी उनकी तरफ घूरता है और इंटिमिडेट करता है। प्योर विलेन जैसे दिखते हुए वो फिर आगे बढ़ता है, जिससे डर कर लड़के कहते हैं कि अब भागना ही बेहतर है वरना हार पक्की है। पूरा स्टैमिना लगाकर वो फुल स्पीड में भागते हैं ताकि जान बचा सके। अब लोग मानने लगे हैं कि एमसी एक केओस यूजर है जो प्लेयर्स को हराने में प्रो होते हैं। पॉइजन डार्ट को फूंक मारकर साफ करते हुए एक्सप्लेन होता है कि केओस यूजर्स को गेम सिस्टम में क्रिमिनल्स माना जाता है। कुछ पॉइजन डार्ट्स मारकर ही एमसी ने सारे न्यूबीज को आसानी से हरा दिया, लेकिन उसने उन्हें सीधा हेवन नहीं भेजा, बल्कि जहर देकर इतना परेशान कर दिया कि वो अनकंट्रोलेबली उल्टियां करने लगे। गुस्से में वो फिर गिरे हुए लड़कों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रियलाइज करता है कि उसने ज्यादा फोर्स लगा दी और गलती से उन्हें आफ्टर लाइफ भेज दिया। अब बातचीत पॉसिबल ही नहीं रही। असल में पूरी फाइट में अभी भी एक सर्वाइवर बचा हुआ था। हीरो सोचता है वो कहाँ गया। डरा हुआ न्यूबी गेम से लॉग आउट करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉम्बैट के दौरान लॉग आउट पॉसिबल नहीं था। उसे 300 सेकंड वेट करना पड़ता, जो उसे हराने के लिए काफी समय था। खून से लथपथ और डरा हुआ वो सोचता है इतनी जल्दी केओस यूजर से टकराने के चांसेस कितने हैं। थोड़ी तलाश के बाद मास्क बंदा उसे ढूंढ लेता है और पीछे खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे मुड़ते हुए लड़का टूटी दांतों के साथ डर से कांप रहा था। बिना वक्त गंवाए एमसी अपना स्पाइक्ड स्टाफ निकालता है और अटैक के लिए तैयार होते हुए एनिमी को ग्रीट करता है। लड़का अब भी डरा हुआ है, हेवन नहीं जाना चाहता, तेजी से कांप रहा है। पीली आंखों में भरे गुस्से के साथ वो जंगली बंदा वेनमस अटैक करने की तैयारी करता है। जंगल में सिर्फ लड़के की चीख गूंजती है और सारी चिड़ियां उड़ जाती हैं। सिस्टम दिखाता है कि एमसी को 58 व्हाइट और येलो फेदर्स मिले हैं
और कई HP पोशंस भी। वो सिस्टम चेक करता है, पूरी हेल्थ रिकवर कर लेता है और सारे आइटम्स इन्वेंट्री में सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर देता है। एनिमीज बेहोश पड़े हैं और MC कहता है कि ये इतना मुश्किल भी नहीं था। आखिरकार वो लेवल अप करके 10 पर पहुंचता है और नई एबिलिटीज अनलॉक करता है, रीएनिमेशन, ब्लड लस्ट, पोशन ऑफ डिके और वूडू टॉल। अब और भी स्ट्रांग होकर हीरो सेलिब्रेट करता है कि उसने अपनी सारी लेवल 10 स्किल्स अनलॉक कर ली हैं। जब वो स्किल स्टेटस मेन्यू फिर खोलता है तो दिखता है कि बाकी एबिलिटीज अब भी लॉक्ड है। अचानक सिस्टम वार्निंग साउंड देने लगता है और रेड फ्लैश करता है, क्योंकि उसने उंगली की थी, जिससे उसकी प्रॉस्पेरिटी एक और पॉइंट कम हो जाती है। लेकिन अब इससे नीचे जाना पॉसिबल नहीं। ये देखकर वो सोचता है कि क्या इससे भी नीचे जाना मुमकिन है, और शायद इसका कोई फायदा भी हो। स्टेटस देखकर वो कहता है कि कम से कम उसके पास अभी भी अब्सोल्यूट इविल टाइटल है। इस टाइटल के इफेक्ट्स उसे और ज्यादा आइटम्स, गोल्ड और XP देते हैं जब वो एट्रोसिटीज और सिंस करता है। अब भी गोल पर फोकस रखते हुए वो विलेज की ओर लौटता है और एक्साइटेड होता है नई लेवल अनलॉक करने के लिए। रियल लाइफ में बहुत से लोग सड़कों पर आते जाते हैं। एक स्टोर के पास अंदर काउंटर पर एक आदमी कस्टमर्स के सामान स्कैन कर रहा है। तभी प्रोटैगनिस्ट स्टोर में दाखिल होता है। लगता है कैशियर का दोस्त है। अचानक दिखता है कि वो ढेर सारे कन्वीनियंस फूड्स खरीद रहा है। उसका दोस्त कंप्लेंट करता है कि अनहेल्थी फूड खाकर वो बीमार हो जाएगा, लेकिन वो जवाब देता है कि जब इतना बिजी रहता हूं तो यही खाना पॉसिबल है, इसी के लिए टाइम मिलता है। बैग काउंटर पर रखकर वो कहता है, बस मॉरल लेक्चर बंद कर और बता कितना देना है। कैशियर दोस्ती से बोलता है, ज्यादा महंगा नहीं है, और कहता है कार्ड यूज मत करना। टोटल करीब $42 या 50,000 वोन आता है। MC का अच्छा दोस्त होने की वजह से कैशियर कहता है, बस कभी ड्रिंक पिला देना, आज ग्रोसरीज के पैसे वही देगा। टीवी पर न्यूज चल रही है। एक महिला अनाउंस करती है कि हीरोज ऑफ द स्टॉर्म का यंगेस्ट प्रो प्लेयर जॉन ने रिटायरमेंट ले ली है। ये सुनकर MC का ध्यान जाता है। न्यूज बताती है कि जॉन अब माउस और कीबोर्ड वाले गेम्स में इंटरेस्ट नहीं रखता और उसका अगला गेम है वर्चुअल हिट क्रॉनिकल्स ऑफ आर्का। ये सुनते ही हीरो क्यूरियोसिटी से ध्यान लगाने लगता है। जब कैशियर उससे पूछता है कि क्या वो उसे जानता है तो MC कहता है, हाँ वो बहुत फेमस है। उसका दोस्त रिप्लाई करता है कि जॉन का फैमिली एक बड़ी कंपनी का मालिक है, इसलिए उसे न जानना अजीब होता। ये सुनकर MC कुछ देर चुप रह जाता है और सोचने लगता है उसे क्या करना चाहिए। गेम में वापस आते हैं डम्बर्टन विलेज के पास जंगल में। प्रोटैगनिस्ट XP फार्म करना जारी रखता है, जानवरों और मुर्गों को मारकर। इजी बैटल्स। जल्दी ही वो लेवल 15 तक पहुंचता है और ज्यादा स्ट्रेंथ और स्टैट्स मिलते हैं। अपनी बढ़ती ताकत देखकर वो मानता है अब टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। उसे और स्ट्रांग बनना है और लेवल अप करते रहना है। जवाब कहीं ना कहीं इसी गेम में है। इन्वेंट्री खोलकर वो सोचने लगता है और भी पावर हासिल करने के तरीकों पर। अभी उसके पास एक एपिक क्वेस्ट है, विस्परिंग आइल पर एक म्यूटेटेड बीस्ट को हराना और उसकी स्किन कलेक्ट करना। ये आइलैंड का फाइनल क्वेस्ट है, और अगर वो इसे पूरा कर लेता है तो विलेज चीफ से एक रिकमेंडेशन लेटर मिलेगा और वो नई एरिया में जा सकेगा। प्रॉब्लम यह है कि वाइल्ड बोर बहुत घूमता है, इसलिए उसे ढूंढना मुश्किल है। अगर सनसेट तक उसके ट्रैक्स नहीं मिले तो फिर किसी और दिन कोशिश करनी पड़ेगी। अचानक एक आवाज आती है जो उसका ध्यान खींच लेती है। नॉइज सुनना इस बात का साइन है कि टारगेट पास ही है। एक्साइटेड होकर MC ड्रूल करता है क्वेस्ट पूरा करने के लिए। जानवर वाटरफॉल के पास आराम कर रहा है और MC ब्लड लस्ट से उसकी तरफ बढ़ता है। वाइल्ड बोर लेवल 30 एलीट टाइप बीस्ट है, बिगिनर्स के लिए बेहद खतरनाक। जमीन से कीड़े और लार्वे खाते हुए वो बहुत शोर करता है, जिससे आसपास के लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं। दूर से क्राउच होकर देखते हुए MC समझता है कि लेवल 30 एलीट एनेमी किसी भी छोटी मिस्टेक पर उसे खत्म कर देगा। इस यूनिवर्स में कई तरह के मॉन्स्टर्स हैं, नॉर्मल, एलीट, रेनॉन और चैंपियन। सिस्टम में पता है कि एलीट और उससे ऊपर वाले मॉन्स्टर्स की यूनिक ट्रेट्स होती हैं। सबसे डेंजरस चैंपियन टाइप है। ये ट्रेट्स ऑफेंस, डिफेंस और बफ्स में बांटी होती हैं। हर कैटेगरी में 8 स्पेक्स होते हैं, यानी कुल 24 वेरिएशंस। ये सोचते ही प्रोटैगनिस्ट अपने टारगेट की तरफ भागता है और डेकेडेंट पोशन वाली स्किल यूज करता है। एक जोरदार इम्पैक्ट और एक्सप्लोजन से सरप्राइज अटैक करता है, जिससे काफी डैमेज होता है। लेकिन इससे वो बीस्ट डिफीट नहीं होता, बस और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और असली फाइट शुरू हो जाती है। गुड थिंग ये है कि प्रोटैगनिस्ट बहुत एजाइल है। वो जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ जाता है, जिससे उसे अपर हैंड मिल जाता है। जानवर ऊपर देखता है ओपोनेंट को ढूंढने और अटैक करने के लिए, लेकिन क्लाइम नहीं कर पाता। गुस्से में वो बार बार आगे चार्ज करता रहता है, होपिंग कि उसे स्ट्राइक कर सके। ये मौका परफेक्ट निकलता है फाइटर के लिए, ताकि वो सही जगह पर अटैक कर सके। फिर डी के पोर्टियन फेंकते हुए वो मजाक करता है, गिफ्ट है दिल को गर्म करने के लिए। बोतल जैसे ही बोर के चेहरे पर फूटती है
तो उसे बहुत डैमेज होता है और पूरे बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट्स फैल जाते हैं। बीस्ट सिर झटकता है पोषण हटाने के लिए, जिससे साफ हो जाता है कि वो फिजिकल अटैक्स से इम्यून नहीं है। उसके पास न तो मिनियंस बुलाने की पावर है, न मैजिक इम्यूनिटी, और न कोई बैरियर डिफेंस के लिए। नोटिफिकेशन ये भी दिखाता है कि पोषण की कोरोजन से उसकी डिफेंस काफी कम हो गई है, अब उसे हराना आसान हो जाएगा। लेकिन बीस्ट डरने के बजाय और ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है। मास्कड वन एजिलिटी से उसका हेडबट टॉर्च कर लेता है और काउंटर अटैक का मौका पकड़ता है। बोर बार बार फ्रस्ट्रेशन में लौटता और फुल स्पीड से चार्ज करता है, इस बार डेडली अटैक देने के लिए। जैसे ही वो दौड़ रहा होता है, अचानक जमीन से नीली रोशनी और ट्रेमर्स उठते हैं। एमसी स्टन्ड रह जाता है, सोचता है ये अचानक क्यों हो रहा है। ब्लू लाइट को टच करके वो अंदाजा लगाता है कि शायद ये उसके राइवल की यूनिक ट्रेट है। करीब जाते ही उसे समझ आने लगता है कि शायद इसकी पावर वॉल्स बनाकर ओपोनेंट को ट्रैप करना है। इस बार वो डॉज नहीं कर पाएगा और शायद यही उसकी एंड होगी। जानवर दीवार से टकराकर मैसिव एक्सप्लोजन कर देता है। एमसी का सिर्फ कार्डबोर्ड मास्क हवा में उड़ता दिखाई देता है और जमीन पर मिट्टी के निशान, लेकिन वो अब भी जिंदा है। लाल डेमोनिक ऑरा में राइवल को गाली देता हुआ सामने आता है। उसके टैटूज चमक रहे हैं, बॉडी पूरी विलेनस लग रही है। उसने जो स्किल यूज की थी वो थी लेवल 1 ज़ॉम्बिफिकेशन। ये नेचुरल पैसिव है कैरेक्टर का। इसका इफेक्ट ये है कि एचपी 0 होने पर यूजर अनडेड बन जाता है और प्लेग फैलाता है, जिससे आसपास के लोग डैमेज और पॉइजन झेलते हैं। एमसी गुस्से में कहता है कि ये हिट वाकई बहुत हर्टफुल था और अपने ओपोनेंट को गाली देता है, पावरफुल काउंटर अटैक प्रिपेयर करते हुए। ये देखकर बोर डर जाता है, उसे पता है कि रिटेलिएशन सर्वाइव नहीं करेगा। रेड ऑरा और हेट्रेड फैलाते हुए एमसी कहता है कि वो ऑलमोस्ट मर ही गया था और ब्लेम करता है ओपोनेंट को। पूरी फाइट के धमाके पूरे जंगल में गूंजते हैं और सारे पक्षी डर कर उड़ जाते हैं। अटैक प्रिपेयर करते हुए एमसी धमकी देता है कि अब वो उसे हेवन भेज देगा। जानवर के चेहरे पर कई छोटे छोटे रेड एक्सप्लोजन्स होते हैं, जिससे उसका एचपी और घट जाता है और वो ब्लीडिंग इफेक्ट में आ जाता है। पॉइजन होने की वजह से और भी कमजोर हो जाता है। ज़ॉम्बिफिकेशन इफेक्ट सिर्फ 10 सेकंड का है, लेकिन एमसी मानता है कि इतना काफी है जीतने के लिए। वो अपने प्लेग ऑरा से इन्फ्यूज्ड एक रेडिएंट पंच प्रिपेयर करता है और जोरदार स्ट्राइक मारता है, डिक्लेयरिंग कि वो इसे लाल स्ट्यू में बदल देगा। बोर का एचपी बहुत कम हो जाता है, मुंह से फ्लूइड्स बह रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ी ताकत अभी भी बची है। सिस्टम दिखाता है कि इफेक्ट खत्म होने में सिर्फ 9 सेकंड बचे हैं। पंच का असर फैलता रहता है और बोर और डैमेज खाता है। एमसी दूसरा पंच रेड और ग्रीन रेडियो एक्टिव ऑरा के साथ मारता है। ये फाइनल फिनिशर साबित होता है और बोर का एचपी 0 कर देता है। जानवर दूर जा गिरता है और टाइमर पर सिर्फ 4 सेकंड्स बचे होते हैं। 3 सेकंड रहते ही एमसी फाइट जीत लेता है। नोटिफिकेशन आता है कि बोर डिफीट हो चुका है। उसे बहुत सारा एक्सपी मिलता है और वो लेवल 16 पर पहुंच जाता है। अंतिम सेकंड के बाद एमसी हंसता है, खुश होकर कि आखिरकार जीत गया। एग्जॉस्टेड होकर जमीन पर बैठ जाता है, इफेक्ट खत्म होने का वेट करता है। 10 सेकंड पूरे होते ही उसका शरीर नॉर्मल होने लगता है, टैटूज वापस ब्लैक हो जाते हैं और स्किन टोन फिर से ह्यूमन जैसी। ऑरा हवा में गायब हो जाती है और वो सोचता है कि ये फाइट जीतना कितना मुश्किल था। रिवॉर्ड्स भी शानदार मिलते हैं, कुछ आइटम्स, 30,000 गोल्ड कॉइन्स और टाइटल ही हु डिफीटेड द बोर अलोन। इस टाइटल से +3% स्ट्रेंथ, +3% स्पीड और +1% रेजिस्टेंस मिलती है, जिससे वो और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ये रेयर टाइटल सिर्फ कुछ ही लोग हासिल कर पाते हैं। मिशन कंप्लीट होते ही विस्परिंग आइल की सारी क्वेस्ट्स खत्म हो जाती हैं और अब वो नए लोकेशंस एक्सप्लोर कर सकता है। खुश होकर वो सोचने लगता है कि आइटम से क्या करना है और विलेजर से क्या ट्रेड होगा। तभी पीछे से एक आवाज उसका ध्यान खींच लेती है। ये सुनकर लड़का चौंक जाता है और पीछे मुड़कर आवाज की तरफ देखता है। आवाज कहती रहती है कि एक एडवेंचर जो किसी और दुनिया से आया है, हर बार डिफीट होने के बाद भी फिर से जिंदा हो जाता है। और ये बड़ी अजीब बात है, बोलता है एक दाढ़ी वाला आदमी जिसके बालों में बहुत सारी चोटी और उसकी प्रेजेंस काफी कमांडिंग है। वो पास आता है तो वॉरियर इंस्टिंक्टिवली फाइट के लिए तैयार हो जाता है और पूछता है सामने खड़े बूढ़े आदमी से कि तुम कौन हो। ये मिस्टीरियस एल्डर साफ दिखता है कि इंसान है, लेकिन बहुत एक्सेंट्रिक है और लगता है उसने बहुत साल जिए हैं और बहुत एक्सपीरियंसेस झेले हैं। प्रोटैगनिस्ट को अजीब लगता है कि इस आदमी का
पर्सनल इन्फो उसकी डेटाबेस में शो नहीं हो रहा। और करीब आते हुए वो आदमी पूछता है कि एमसी उस जबरदस्त ब्लो से कैसे बच गया और ऐसे अनडेड की तरफ फाइट में घूम रहा था। फिर वो लड़के के बालों में ऐसे सर्च करने लगता है जैसे कुछ ढूंढ रहा हो, जिससे एमसी इरिटेट होकर पूछता है कि ये क्या कर रहे हो। चालाकी से बूढ़ा आदमी उसके माथे पर एक रून स्पॉट कर लेता है, जिससे पता चलता है कि वो इस दुनिया से नहीं है। लड़का उससे दूर रहने को कहता है और बोलता है कि तुम बदबू कर रहे हो। तो बूढ़ा आदमी उसके सिर पर लगी अजीब सी स्टोन को देखकर सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे समझ आ जाता है कि ये असल में क्या है, लेकिन वो ऐसी बातें करता है जो किसी नॉर्मल इंसान को समझ ही नहीं आए। फिर वो गैस करता है कि कहीं वॉरियर ने शैडोज और इविल की पावर तो बोरो नहीं की, और यही वजह है कि वो अनडेड बन पाया, जो एक तरह से अच्छा भी है क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में वो इजीली आफ्टर लाइफ में नहीं जाएगा। फिर वो सोचता है कि ये लड़का डीमन किंग का सीक्रेट कैसे पा गया। हीरो सोचता है कि इस बूढ़े आदमी को ये बातें कैसे पता चली। बूढ़ा हंसकर कहता है कि भाई, सब लिटरली तुम्हारे माथे पर लिखा है। तभी कई नोटिफिकेशंस पॉपअप अप होते हैं कि एनपीसी का इन्फो अपडेट और अनलॉक हो गया है। प्रोटैगनिस्ट चौंक जाता है ये देखकर। उसका नाम है कैरन, प्रीस्ट ऑफ द एंड टाइम्स, फॉरगॉटन गॉड का एजेंट और चर्च ऑफ डार्कनेस का लीडर। एमसी क्यूरियस होकर पूछता है कि क्या ये आदमी इस दुनिया के किसी कल्ट का हिस्सा है। कैरन थोड़ा अनईजी होकर पूछता है कि कौन सा कल्ट। फिर गुस्से में बोलता है कि वो सेवेंथ गॉड का हाई बिशप है और बाकी सारे घटिया गॉड्स को एंड टाइम्स तक ले जाना उसका काम है। एमसी की ऑडेसिटी से ऑफेंड होकर वो बोलता है कि उसे मैनर्स सिखाने होंगे और लड़ाई के लिए अपने फिस्ट्स रेडी कर लेता है। एमसी बोल भी नहीं पाता कि वो फुल स्पीड से चार्ज करता है और पंच मारते हुए चुप रहने की डिमांड करता है। लेकिन एजाइल डीमन रिबॉर्न हीरो अपनी इंस्टिंक्ट से टाइमली डॉज कर लेता है। गिरते गिरते वो सोचता है कि ये आदमी अचानक उस पर हमला क्यों कर रहा है। तभी दूसरा पंच आता है, लेकिन वो लास्ट सेकंड पर डॉज कर लेता है। ये वाला अटैक तो खास था, जिसमें से लेजर ब्लास्ट निकला, लेकिन स्पीड की वजह से एमसी बच गया। वो इम्प्रेस्ड हो जाता है कि उसके एनिमी की डिस्ट्रक्टिव पावर कितनी खतरनाक है। कैरन धीरे धीरे गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है और प्रोटैगनिस्ट समझता है कि अगर एक भी हिट लग गई तो सीधा हेवन भेज देगा। कैरन हंसते हुए टॉन्ट करता है, देखते हैं कितनी बार डॉज कर पाओगे मेरे अटैक्स। ये सुनकर एमसी टेंस हो जाता है। फाइट बहुत मुश्किल है और सोचने लगता है कि जीतने के लिए क्या करना होगा। नोटिफिकेशन आता है कि बिशप हॉस्टिलिटी दिखा रहा है और एक ट्रायल इनिशिएट हो गया है। क्वेस्ट का नाम है कैरोनेस और मेन ऑब्जेक्टिव है सिर्फ सरवाइव करना, एस्केप का कोई ऑप्शन नहीं। ये देखकर प्लेयर और भी कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि उसने अपने 10 साल के गेम करियर में ऐसा क्वेस्ट कभी नहीं देखा। मेन स्ट्रीम क्वेस्ट्स सिर्फ चुनिंदा प्लेयर्स को मिलते हैं और पूरे गेम का फ्यूचर डिफाइन करते हैं। एमसी सोचने लगता है कि इस बूढ़े का ऐसे मिशन से क्या लेना देना है। कैरन और गुस्से में चिल्लाता है कि ओपोनेंट ऐसे खड़ा रहकर मूर्खों जैसी सोच क्यों रहा है। एमसी समझ जाता है कि ये बूढ़ा आदमी नॉर्मल इंसान जैसा बिल्कुल नहीं है। उसे याद आता है कि उसने मेन स्ट्रीम मिशन सिर्फ एक बार ट्रिगर किया था, जब वो गॉड ऑफ कॉम्बैट था, अब्रास को हराना और दुनिया का सबसे खतरनाक डंजन में जाना। अगर वो मिशन फेल हो जाता तो पूरा मिडिल अर्थ कोलैप्स हो जाता। इसलिए वो सोचता है कि अगर ये भी उतने ही लेवल का है तो इसे किसी भी कीमत पर कंप्लीट करना पड़ेगा। कैरन चार्ज करते हुए बोलता है कि इतने इंपॉर्टेंट इंसान के सामने गार्ड नीचे करने की हिम्मत कैसे की। फिर गुस्से में इंसल्ट करता है और एक जबरदस्त पंच प्रिपेयर करता है। लेकिन लड़का प्रो है और जानता है क्या करना है। वो रून्स कास्ट करना शुरू करता है विस्पर्स और चांट्स के साथ, और अपने ऊपर ब्लडलेस स्पेल एक्टिवेट करता है। उसका बॉडी रेज में घिर जाता है, जैसे कोई बीस्टली प्राइमल इंसान जो जीतने के लिए सब कुछ कर देगा। ओल्ड मैन बिल्कुल भी नहीं डरता और अपनी येलो एनर्जी चार्ज करता है। वो एक मैसिव एक्सप्लोजन अनलीश करता है, जिससे पूरा एरिया तबाह हो जाता है और आसपास के सारे जानवर और पक्षी डरकर भाग जाते हैं। कैरन गुस्से में पूछता है कि एमसी कब तक उसके ब्लोज से भागता रहेगा। अचानक डीमन फिर से प्रकट होता है और सोचता है कि इस आदमी के पास किस तरह की पावर है। वो असली फाइटर जैसा तो लगता ही नहीं। एमसी स्ट्रैटेजी यही रखता है कि जितना हो सके उसे ऑब्जर्व करे और एनालाइज करे। उसकी मूवमेंट्स पहले से भी ज्यादा प्रिसाइज और स्ट्रांग हो चुकी थी, लेकिन उसका सोचना तभी टूट गया जब एक किक उसकी तरफ आई। उसके पास सिर्फ मिली सेकेंड्स थे डॉज करने के लिए और वो बच भी पाया सिर्फ अपनी हाई एजिलिटी की वजह से। भागते हुए उसने सोचा कि उसे किसी भी हाल में ये इवेंट सरवाइव करना होगा, क्योंकि ये गेम के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेस्ट कैटेगरीज में से एक है और फेल करने पर बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। उसका प्लान था थोड़ा टाइम बाय करना ताकि सही मौके पर काउंटर अटैक कर सके। अचानक उसे एक लेजर बीम ने चौंका दिया।
उसका रियल हाथों से तैयार कर रहा था। बूढ़ा आदमी अपना हाथ चार्ज कर रहा था, जैसे कोई येलो एंड टाइम्स वाला कमेहामेहा छोड़ने वाला हो। चार्ज पूरा करने के बाद उसने टीज किया कि क्या इस बार भी डॉज कर पाओगे। ये देखकर लड़के का दिल दहल गया, क्योंकि वो अटैक इंसेनली पावरफुल था और प्रॉपरली डॉज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अटैक लॉन्च हुआ और रीबॉर्न के पास सेकंड्स भी नहीं थे कोई सॉल्यूशन सोचने के लिए। बीम इतनी फास्ट थी कि मिली सेकेंड्स में ही उसके फेस तक पहुंच गई और उसने डिफीट के लिए खुद को प्रिपेयर कर लिया। तभी एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ जिसने आसपास की जमीन और पेड़ सब उड़ा दिया और शायद प्लेयर को भी। एक्सप्लोजन के सेंटर में वो बेरली जिंदा था, किसी तरह ब्लो सह गया। उसकी ऑरा एवापोरेट हो रही थी, लेकिन वो स्ट्रेंथ के आखिरी टुकड़े को पकड़कर खड़ा था। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आया कि उसके पास सिर्फ 2 सेकंड्स मैजिक बचा है। ओल्ड मैन करीब आकर मजाक करता है कि उसका ओपोनेंट काफी स्टर्बोन और रेसिलियंट है। चेहरे पर स्माइल और दिमाग में प्लान लिए लड़का जवाब देता है कि वो अपने राइवल जैसा बिल्कुल नहीं है। सेकंड्स बीतते ही नोटिफिकेशन आता है कि ज़ॉम्बिफिकेशन इफेक्ट खत्म हो गया। थका हारा लड़का कहता है कि उसे सच में लगा था अब तो ऊपर जाना पक्का है। इस तरह उसका प्रीस्ट का ट्रायल क्लियर हो गया। बिशप हंसते हुए कहता है कि इसका जबान अब भी काम कर रहा है। अपनी बची हुई एनर्जी से लड़का रिप्लाई करता है कि उसके पास बस एक चांस था और उसे किसी भी हालत में सरवाइव करना था, चाहे दर्द ही क्यों ना सहना पड़े। दोनों हाथ मिलाकर क्रेटर से बाहर निकलते हैं और बातें करते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि चर्च ऑफ द सेवेंथ गॉड का चीफ प्रीस्ट होने के नाते उसने हीरो की ताकत साफ पहचान ली है। सेवेंथ गॉड का नाम शाका है, जो अरीजिया दुनिया का सबसे महान और पावरफुल देवताओं में से एक है। वो शैडो आयल और एंड टाइम्स के लॉर्ड्स में से है। प्रीस्ट कहता है कि कोई लेसर गॉड कभी सेवेंथ की ग्रेटनेस से कंपेयर नहीं कर सकता। गेम की दुनिया में कई गॉड्स हैं। पहली है ग्रेट एरिया, क्वीन ऑफ लाइट। दूसरी और तीसरी फायर और वाटर के गॉड हैं। फिर एक एल्फ है, फॉरेस्ट्स और वुड की डिवाइन। आखिरी 2 वॉरियर टाइप गॉड्स हैं, मेटल और अर्थ। ये सोचकर लड़का रियलाइज करता है कि उसने तो सिर्फ 6 गॉड्स के बारे में सुना था, 7वें के बारे में नहीं। लेकिन उसे लगता है गेम सिस्टम झूठ नहीं बोलेगा, तो वो इन्फो मान लेता है। कंपेनियन को सुनने के लिए तैयार देखकर बूढ़ा कहता है कि अब वो सब कुछ समराइज करके प्रॉपरली समझा देगा। एमसी पूछता है कि सच में सब एक्सप्लेन करोगे? तो बूढ़ा काउंटर करता है कि क्या वो और स्ट्रांग बनना चाहता है, क्योंकि सुना है दूसरे वर्ल्ड्स के एडवेंचरर्स हमेशा जल्दी पावर पाना चाहते हैं, और ये उसके केस में भी बिल्कुल सही है। दाढ़ी सहलाते हुए टारा जानता था कि अगर लड़का सच में जल्दी स्ट्रांग होना चाहता है तो उसे क्या करना है। फिर वो आदमी जिसके माथे पर रून है प्रपोजल देता है कि लड़का उसका डिसाइपल बन जाए थोड़े समय के लिए और उसकी आर्ट्स सीखे। ये सुनकर एमसी स्पीचलेस रह जाता है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई उसे फाइट के बाद इतना क्लीशे ऑफर देगा। गुस्से में वो जाने लगता है और कह देता है कि गुड लक दूसरे डिसाइपल ढूंढने के लिए। तभी बूढ़ा एक जोरदार हेडबट मारकर पूछता है कि जा कहाँ रहा है, उसे कोई दूसरा डिसाइपल नहीं चाहिए। इरिटेटेड लड़का उसे गाली देता है और बूढ़ा भी गाली वापस करता है। वो आर्ग्यू करता है कि लॉर्ड शाका की अथॉरिटी इतनी पावरफुल और वाइड स्प्रेड है कि अगर कोई कीड़ा भी उसका डिसाइपल बने तो एक दिन गॉड बन सकता है। एमसी अब भी अनकन्विंस्ड था, क्योंकि उसे अचानक डिसाइपल बनने का प्रपोजल मिल गया था बिना किसी प्रूफ के। और अगर लड़का प्रूफ चाहता है तो बूढ़े के पास वो भी है। वो अपनी पॉकेट से एक डिवाइन बुक निकालता है जो गोल्ड जैसी लगती है और लड़के को दिखाता है। लड़का चौंक जाता है, क्योंकि इतनी रेयर और इनएक्सेसिबल आइटम उसने कभी नहीं देखी थी। उस टोम का नाम है ब्लैक रिक्वेस्ट ऑफ 10 टाइम्स और उससे फेंट लाइट निकल रही थी। लड़का शॉक्ड खड़ा रह गया, ये समझने की कोशिश करते हुए कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। तब बूढ़ा बताता है कि ये एक और मेन स्ट्रीम इवेंट है, सेवेंथ गॉड से जुड़ा हुआ। वो समझाता है कि ये डिवाइन आइटम है और उसी के जरिए उसके चर्च के ग्रेट लॉर्ड से कांटेक्ट किया जा सकता है। तरीका ये है कि किताब खोलो और उसमें लिखा हुआ करो। अब भी स्केप्टिकल लड़का बुक खोलने लगता है और बोलता है कि ये तो सिंपल टोम से ज्यादा कुछ नहीं। अचानक उसका मेंटर बोलता है कि हिलना मत, बिल्कुल स्टिल रहना। लेकिन लड़का मानता नहीं और पीछे मुड़कर देखता है कि क्या हो रहा है, और शॉक होता है जब देखता है कि बूढ़ा ट्रेटर है, हाथ में बैम्बू स्टाफ लिए उसे नॉकआउट करने की कोशिश कर रहा है। उसकी रिएक्शन टाइम कम पड़ जाती है और वो बच नहीं पाता। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं और रियलाइज करता है कि उसे अभी अभी बेहोश किया गया था। सिर तेज दर्द कर रहा था और वो खुद को एक केव के कॉरिडोर्स में पाता है। इरिटेटेड होकर सोचता है कि क्या सच में आफ्टर लाइफ में भेजकर ही ग्रेट लॉर्ड शाका से मिलवाते हैं। तभी उसके सामने
एक डेमोनिक शैडो आ जाता है। अब एमसी को जल्दी से लिविंग वर्ल्ड में लौटना होगा, वरना वो भी डेड में शामिल हो जाएगा। एक बच्चा पास आता है उसकी अटेंशन पकड़ते हुए। हीरो सोचता है कि शायद नया बैटल शुरू होने वाला है, लेकिन वो फिगर काफी पैसिफिक लग रहा था। उसके सिर पर जानवर का मास्क था और हाथ में एक मैजिकल स्टॉफ। लड़का पास आता है तो रीबॉर्न सोचता है कि ये बच्चा आखिर है कौन और इस अजीब केव में क्या कर रहा है। अचानक वो बच्चा नाचने और खेल कूद करने लगता है, जिससे प्रोटैगनिस्ट इरिटेट हो जाता है और कहता है कि इधर उधर घूमना बंद करो और बताओ ये जगह कहाँ है। रिचुअल चलता रहता है, स्टाफ जमीन पर टकराता है और रिथमिक साउंड बनाता है। मिस्टिक कहता है कि एमसी से एक जानी पहचानी और अच्छी सी खुशबू आ रही है और फिर सूंघ कर कंफर्म करता है। फिर पूछता है कि क्या वो उसका दोस्त बनना चाहेगा, क्योंकि उसे उसका अपीयरेंस अच्छा लगता है। बच्चे का चेहरा भले पीसफुल था, लेकिन क्लियरली कुछ छुपा हुआ था। जब प्लेयर पूछता है कि क्या उसके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, तो बच्चा गुस्सा होकर कहता है कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं हर जगह, और क्योंकि उसके दोस्त उसकी फ्रेंडशिप एंजॉय करते हैं, वो उनमें से एक दोस्त एमसी को देगा। लड़का कंफ्यूज होता है तो बच्चा साइड की तरफ इशारा करता है और कहता है कि उसके दोस्त उस डायरेक्शन में है। पता चलता है कि वो छोटे छोटे चूजे हैं जो दिखने में हार्मलेस लगते हैं। वो सब तेजी से वॉरियर की तरफ पढ़ते हैं और वो रियलाइज करता है कि उनकी संख्या दर्जन से ज्यादा है, लेकिन उनका मकसद अटैक करना नहीं था, बल्कि फ्रेंडली तरीके से करीब आना था, क्योंकि वो बस कंपेनियंस थे। फिर डियर हेडेड लड़का पूछता है कि अब हीरो उसका दोस्त बनना चाहेगा। मजबूरी में लड़का हाँ कर देता है और दोनों हाथ मिलाकर अपनी नई दोस्ती कंफर्म करते हैं। मुस्कुराते हुए बच्चा कहता है कि अब से उनकी फ्रेंडशिप स्ट्रांग है और वो सच में दोस्त है। लेकिन हैंडशेक के साथ ही प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि उसका माइंड धीरे धीरे स्लो हो रहा है और टल होता जा रहा है। उसी वक्त बच्चा जैसे दूर होता जा रहा था, हर सेकंड में फेड होता हुआ। अचानक एमसी फिर से जाग जाता है जब उसके फेस पर तेज लाइट पड़ती है। वो खुद को कैंप फायर के पास पाता है, अपने पुराने मेंटर के साथ। बूढ़ा आदमी थैंक्स करता है कि उसने आखिरकार सपना देखना बंद कर दिया। ठंड से बचते हुए वो पूछता है कि उसका डिसाइपल कैसा फील कर रहा है। ये सुनकर लड़का थोड़ा अनसेटल्ड हो जाता है। अब भी गुस्से में वो सबसे पहले अपने मेंटर को गाली देता है, क्योंकि उसे लगता है कि पूरे ऑर्डियल में उसे मैनिपुलेट किया गया। हाथों से उसे मारने की कोशिश करते हुए पूछता है कि क्या उसने सच में सोचा था कि असैसिनेशन वाले अटेम्प्ट को वो भूल जाएगा। गुस्से में लड़का उसे चोक करता है, जिससे बूढ़ा आदमी सांस खोने लगता है और गुस्से में लड़ाई करता है। पूरी ताकत से वो लड़के की खोपड़ी पर हेडबट मारता है ताकि लड़ाई और ना बढ़े। ये एक ब्लो इतना जोरदार था कि लड़का चक्कर खा जाता है, क्योंकि उसे फिर से सिर पर चोट की उम्मीद नहीं थी। हिट इतना स्ट्रांग था कि एमसी को नियर डेथ स्टेटस इफेक्ट दे गया और वो कैरेक्टर कंट्रोल नहीं कर पाया जब तक स्टैमिना रिकवर नहीं हुआ। चक्कर और सिरदर्द से परेशान होकर वो कंप्लेन करता है कि ये इफेक्ट फिर से सहना पड़ रहा है। काफी वक्त गुजरता है और लड़का धीरे धीरे होश में आता है, लेकिन अब भी थका हुआ और धीरे धीरे चलता है। दर्द से कराहते हुए पूछता है कि क्या उसके मेंटर का सिर ईंट से बना है, क्योंकि एक हिट से ही वो बेहोश हो गया। अब इरिटेटेड होकर बूढ़ा पूछता है कि थोड़ी देर पहले वाला सीन आखिर था क्या, लेकिन डिसाइपल आंसर नहीं देना चाहता, शायद शर्मिंदगी की वजह से। एमसी अपने मास्टर को देखकर सोचता है कि ये कोई भिखारी जैसा लगता है, लेकिन सुपर स्ट्रांग है। शायद इसके लेसन से कुछ सीखने लायक चीज है। फिर बूढ़ा पूछता है कि लड़के ने ग्रेट लॉर्ड शका से कैसी कॉन्जर्वेशन की। यह सुनकर एमसी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। आखिरकार उसे समझ आता है कि जिस बच्चे से वो मिला था वही फॉरगॉटन गॉड था, जिसने उससे दोस्ती करने को कहा था। बूढ़ा रिफ्लेक्ट करता है कि अभी ये ज्यादा मैटर नहीं करता और सोचने लगता है कि आगे क्या करना है। कंफर्म करने के लिए पूछता है कि क्या सच में ग्रेट लॉर्ड ने ही उससे दोस्त बनने को कहा था। उनकी कल्चर में फ्रेंड का मतलब है कोई जो ब्रदर जैसा अफेक्शन शेयर करे। इसका मतलब ये लोर प्रोटैगनिस्ट को उसका असोशियली एयर घोषित कर रहा है। ये सुनकर लड़का फ्रस्ट्रेट और कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसे सब झूठ जैसा लगता है, लेकिन डिसाइपल कुछ पूछ भी नहीं पाता कि बूढ़ा बीच में बोल देता है कि अब से उसे सिर्फ उसकी डायरेक्शन और गाइडेंस फॉलो करनी है। वो हंसने लगता है, मानते हुए कि ये उसके नए स्टूडेंट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट होगा। यहीं पर मीटिंग विद द सेवेंथ गॉड नाम का इवेंट कंप्लीट हो जाता है। इससे एमसी थोड़ा रिलैक्स्ड फील करता है, क्योंकि एक मिशन खत्म हो गया और लकीली एंड भी अच्छा हुआ।
जब उसका मेंटर उसे पास बैठने को कहता है, एमसी पूछता है कि क्या आप कोई मेंटल ट्रेनिंग या रिलेटेड टास्क होगा। एक्चुअली बूढ़ा बस प्लान डिस्कस करना चाहता है कि कैसे मूव करके यहाँ से निकला जाए। फिर बूढ़ा एक कहानी शुरू करता है जो लड़के को थोड़ा इरिटेट करती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये लंबी और बोरिंग होगी। कहानी शुरू होती है कि इन लैंड्स में 7 गॉड्स थे और उनमें से एक थी महान आर्या, गॉडेस ऑफ क्रिएशन। उसके साथ था शाका, गॉड ऑफ द एंड टाइम्स, और दोनों ने लाइफ और डेथ के बीच बैलेंस बनाए रखा। लेकिन आर्या को दूसरे गॉड की शक्ति से डर लगने लगा और उसने बाकी 5 गॉड्स को साथ मिला लिया ताकि शाका की अथॉरिटी को कम करके उसकी पावर सील कर दी जाए। बाकी देवताओं की राय अलग अलग थी, लेकिन क्वीन की बात किसी ने नकारी नहीं। इस तरह सबने मिलकर शाका की शक्ति को सील करने का फैसला किया। यही से शुरू हुई 6 गॉड्स और 7वें के बीच की बड़ी लड़ाई, जिसने आसमान और धरती हिला दी और कॉन्टिनेंट्स तोड़ दिए। शाका, एंड टाइम्स का महान गॉड, 6 और डिवाइन्स का सामना नहीं कर सका और आखिरकार हार गया। उसकी डिविनिटी भी मुश्किल से बची और वो इटर्नल ऑब्सक्योरिटी में गिर गया, अपने डिसेंडेंट को लेगेसी सौंपकर। और इसके थोड़े समय बाद लोग एंड टाइम्स के इस महान गॉड को भूलने लगे। बहुत ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है यह समझने के लिए कि वो डिसेंडेंट यही पागल बूढ़ा आदमी है जो बार बार बातें करता रहता है। अपने गॉड के गायब होने के बाद बाकी देवता रिलैक्स हो गए। उनको लगा अब उन्हें कोई खतरा नहीं है। लेकिन उसके बाद असली डीमंस ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया और 7 गॉड के न होने पर जो लोग एंड टाइम्स का सामना नहीं कर पाए, उन्होंने स्वर्ग जाने से इनकार कर दिया। उसी से डेमोनिक स्पीशीज का जन्म हुआ, क्योंकि शाका ही सारी बुराई की जड़ था और साथ ही वो ही सब कुछ बैलेंस में रखता था। उसी वक्त से सैकड़ों सालों तक वो बूढ़ा आदमी पूरे कॉन्टिनेंट्स में घूमता रहा, सिर्फ एक ही रास्ता ढूंढने के लिए, अपने गॉड को वापस लाना और इतना पावर इकट्ठा करना कि बाकी गद्दार देवताओं को हरा सके। वो कंक्लूड करता है कि उसकी ये लंबी यात्रा आज तक उसे यहीं लेकर आई है जहां उसने प्रोटैगनिस्ट को पाया। अब से लड़का शाका का डिसाइपल और उसकी तलवार होगा और उसे बाकी सारे देवताओं के डिसेंडेंट्स को हराना होगा, इंक्लूडिंग एरिया ऑफ लाइट। सवाल यह है कि एमसी सच में इतना बड़ा काम कर भी पाएगा, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। इस लेवल पर गॉड्स को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। इससे साफ पता चलता है कि एक नया मेन स्ट्रीम इवेंट शुरू हो रहा है और अब ये प्रोटैगनिस्ट पर है कि वो टास्क एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट। थोड़ी देर सोचने के बाद हीरो मानता है कि सच में एक 7th गॉड था जिसने अपने फाइनल साल सिर्फ बदले की तलवार को तेज करने में लगाए ताकि गद्दारों को काट सके। और जब वो थोड़ा और सोचता है तो उसे याद आता है कि जुंग, वो ब्लॉन्ड जिसने उसे बिट्रे किया था, वही लाइट क्वीन की डिसेंडेंट है। तो इंटरफेस पर बटन दबाते ही उसे एहसास होता है कि उनके गोल्स एक जैसे हैं, बदला लेना। और चूंकि 7वीं गॉड को रिवाइव करना और बाकी को हराना कोई छोटा क्वेस्ट नहीं है, इसे पूरा करने से उसकी ग्रोथ भी होगी। वो झुककर अपने मास्टर को प्रणाम करता है और बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहता है कि उसने सच में सही सक्सेसर चुना है। अब एमसी आधिकारिक तौर पर एंड टाइम्स के दीक्षांत बन जाता है और उसे टाइटल एजेंट ऑफ वेंजेंस मिलता है। एमसी खुश है क्योंकि अब उसे बूढ़े से ट्रेनिंग मिलेगी और वो जिसे चाहे हरा पाएगा। तभी अचानक बूढ़ा आदमी बोलता है कि वो जा रहा है और लड़के को अकेला छोड़ देगा। ये सुनकर एमसी डर जाता है। उसे लगा था मेंटरशिप और लेसन्स मिलेंगे। बूढ़े के जाते जाते वो चिल्लाकर कहता है कि रुको, उसे समझ नहीं आ रहा। वो पूछता है कि क्या उसे कोई नई टेक्निक्स नहीं सिखाई जाएंगी। बूढ़ा आदमी सिंपल जवाब देता है कि उसका काम सक्सेसर को ढूंढना था, अब उसका काम पूरा हो गया। आखिर में वो गॉड की किताब उसे थमा देता है, मजाक करते हुए बोलता है कि ऑलमोस्ट भूल ही गया था यह आइटम। बताता है कि अगर कुछ समझना हो तो बस इस टोम को पढ़ लेना, सब मिल जाएगा। पोर्टल बनाकर वो स्टूडेंट से कहता है कि उसे ढूंढने की कोशिश मत करना जब तक बहुत अर्जेंट ना हो। प्रोटैगनिस्ट कुछ करने से पहले ही बूढ़ा पोर्टल में स्टेप कर लेता है और लड़का गुस्से में उसे गालियां देता रह जाता है। जाने से ठीक पहले बूढ़ा शुभकामनाएं देता है और गायब हो जाता है। अब जब मास्टर सच में चला गया, वॉरियर को समझ नहीं आता कि फ्यूचर में क्या करना है। एक ही ऑप्शन बचता है, किताब पढ़ना। तभी उसके पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं। एक नई मिशन शुरू हो जाती है, डिफीट ऑल 6 गॉड्स एंड रिवाइव द गॉड ऑफ डार्कनेस। रिवॉर्ड अननोन है। ये पढ़कर लड़का टेंस हो जाता है, गुस्से में अपने ट्यूटर को पागल कहता है। मिशन देखकर उसे शक होता है कि वो अकेले सब पूरा
कर भी पाएगा या नहीं, क्योंकि ये बहुत कठिन है। वो चिल्लाकर पूछता है कि कैसे अकेले ये मिशन पूरी करूं। फ्रस्ट्रेटेड होकर पत्थर पर लात मार देता है और वो टूट जाता है। उसके दिमाग में भी आता है कि शायद ये मिशन इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसे उन 6 डिसेंडेंट्स के बारे में बहुत कम पता है। बस इतना जानता है कि वो सब उसके पुराने कैंपेन वाले साथी थे, जब उन्होंने डीमन किंग ऑफ ब्रैक्स को हराया था, और वो सब दुनिया के सबसे बेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स थे। पहली है एजेंस, जो आग को किसी से भी ज्यादा कंट्रोल करती है। दूसरा है सायरन, इटर्नल आइस वाला। तीसरा है हेलो, एक मेज जो पर्पल मिस्टिकल एनर्जीज कंट्रोल करता है। फिर आता है साइरस, आयरन मैन का डिसेंडेंट, सुपर पावरफुल और मेटल वॉरियर। और आखिरी लूक, एक ग्रेट वॉरियर। ये सब अपने अपने गॉड्स के डिसेंडेंट्स हैं और कैटास्ट्रॉफिक लेवल की पावर रखते हैं। लेकिन इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग है ब्लॉन्ड लाइट क्वीन एरिया का डिसेंडेंट, रेडियंट किंग आर्थर, जिसे जुंगान कहते हैं। वही जिसने ग्रेट इन्फिनिट सर्कल हासिल करके गॉड ऑफ मैजिक का टाइटल लिया। ये सोचकर एमसी डाउट करता है कि क्या वो सच में इन सबको हरा पाएगा, लेकिन अपनी फिस्ट्स देखकर मोटिवेशन ढूंढता है और सोचता है कि डरने की जरूरत नहीं है, बस ट्रेनिंग करनी है। उसे याद आता है कि जब वो स्वर्ग जाने वाला था और डिफीट होने वाला था, तभी कुछ हुआ और वो टाइम ट्रैवल करके वापस सही मौके पर लाया गया। तभी वो मान लेता है कि चाहे जो हो, ये मिशन पूरा करेगा, क्योंकि इसके पीछे कुछ बड़ा सच छिपा है। फोकस्ड होकर वो बोलता है कि वो ये क्वेस्ट पूरी करेगा और अंत में किंग आर्थर से अपनी राइवलरी खत्म करेगा। इसी बीच उसके स्क्रीन पर या टोम में नए फीचर्स दिखने लगते हैं, जैसे रून पेज, डिकंस्ट्रक्शन आदि। लेकिन कुछ एक्शंस डिसेबल हैं क्योंकि उसका लेवल अभी लो है। किताब पीली रोशनी से ग्लो करती है और हवा में तैरने लगती है। ये देखकर लड़का हैरान हो जाता है कि ये एक मल्टी फंक्शन आइटम है। किताब बहुत पावरफुल है और इसमें कई फीचर्स हैं, तो इसे पढ़ना ही सही रहेगा। अब जब किस्मत उसके साथ है, तो उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। तुरंत वो किताब की एबिलिटीज टेस्ट करना चाहता है। सबसे पहले वो डिकंस्ट्रक्शन इफेक्ट ट्राई करता है और ये काम करता है हाल ही में मिले बोर हाइड पर। अब अगली बार वो कॉम्बिनेशन स्किल यूज करता है, जिससे उसके पैरों के नीचे पीली रोशनी चमकने लगती है, और पूरा क्राफ्टिंग प्रोसेस खत्म करने के लिए वो प्रोडक्शन स्किल लगाता है आइटम्स पर। थोड़ी देर बाद सारे मटेरियल्स इकट्ठा होकर एक हरे रंग की किरण में बदल जाते हैं, जो बताता है कि प्रोसेस अब खत्म होने वाला है। नोटिफिकेशन आता है कि आइटम प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है, लेकिन लड़का स्टंट सा खड़ा रह जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। उसके सामने एक एनिमल मास्क बनता है जो वीडू क्लास के लिए रेगुलर रैंक में परफेक्ट है। इसमें कई फायदे हैं, जैसे ज्यादा स्टेमिना, ज्यादा मैजिक और मॉन्स्टर टाइप एनिमल्स पर एक्स्ट्रा डैमेज। आइटम उठाते हुए वो सोच में पड़ जाता है कि अभी इसे यूज करना सही होगा या नहीं, क्योंकि इसके इतने पावरफुल बोनसेस हैं। गेम की इकोनॉमी में एक 100 गोल्ड डॉलर एक होता है, और बोर एसेंस की कीमत करीब 5 लाख गोल्ड है, यानी लगभग $5,000। ये सच में टेम्पटिंग है कि वो अपनी यूनिक क्लास के लिए खुद के आइटम्स क्राफ्ट कर सकता है, लेकिन अगर ये बार बार करता रहा तो जल्दी ही कंगाल भी हो सकता है। फिलहाल उसकी प्लान है कि एनिमल हाइड गांव के चीफ को देकर थोड़े गोल्ड में बदल ले, ताकि कम से कम इस दुनिया में सर्वाइवल के लिए बेसिक फंड्स तो मिल जाएं। समय गुजरता है और सुबह गांव में शांति और सुकून से आती है। चीफ की मेज पर प्रोटैगनिस्ट बोरे की खाल रखता है, जिसे देखकर बूढ़ा आदमी चौंक जाता है। एल्डर पूछता है कि क्या उसने सच में अकेले ही उसे हराया है, क्योंकि वो पास के जंगल के सबसे खतरनाक दुश्मनों में से एक है। जानवर के सिर वाला मास्क पहने हुए लड़का कंफर्म करता है कि ये सच में वाइल्ड बोर की खाल है। ये सुनकर बूढ़ा आदमी मान जाता है और एडवेंचरर के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिखने का फैसला करता है। लिखते हुए वो उसकी तारीफ करता है कि इतने छोटे आइलैंड में फंसे होने के बावजूद लड़का कितना स्किल्ड है। वो कहता है कि आइलैंड के फाइनल पोर्ट जाओ और वहां से बोट पकड़कर मेनलैंड जाओ। नोटिफिकेशन आता है कि विलेज चीफ का रिकमेंडेशन लेटर मिल गया है। ये लेटर मेनलैंड के एडवेंचरर गिल्ड के डिस्ट्रिक्ट लीडर को दिखाया जा सकता है। तो प्रोटैगनिस्ट फिशिंग पोर्ट की तरफ निकलता है, जहां से सारे एडवेंचरर्स आइलैंड छोड़ते हैं। बोट पर चढ़ने से पहले वो थोड़ा खाना खा लेता है, ताकि जंगल में शिकार करने के दिनों की कमी पूरी हो जाए। बेंच पर बैठकर खाते हुए वो अपना स्टेटस चेक करता है कि इस वक्त वो कितना स्ट्रांग है। लेवल 16 पर बिना एफिलिएशन के उसका टाइटल अभी भी एब्सोल्यूट ईविल है, लेकिन अब एक्स्ट्रा टाइटल्स भी हैं। उसकी स्टैट्स काफी हाई हैं, सब 10 से ऊपर, जिसमें इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा है 31 पॉइंट्स। स्किल्स भी अच्छे लेवल पर हैं, खासकर पॉइजन डार्ट, जो लेवल 10 पर उसकी सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली स्किल है। लेकिन उसे ये भी पता है कि वो अभी सिर्फ लेवल 16 है
और अपने असली दुश्मनों को हराने से पहले उसे बहुत लंबा रास्ता तय करना है। तभी उसकी नजर एजेंट ऑफ वेंजेंस वाले निकनेम पर जाती है। ये टाइटल सेवेंथ गॉड का चोजन एजेंट होने के नाते उसे कई बोनसेस देता है, जैसे फाइट के दौरान अटैक और डिफेंस में बूस्ट। सबसे पहले लड़के को समझ आता है कि ये बेनिफिट्स प्रैक्टिकली उसे दूसरों को हराने की ओर धकेलते हैं, और वो सोचता है कि ये उसकी आदत न बन जाए। अकेला बेंच पर बैठा जैसे कोई अजीब सा आदमी, वो सोचता है कि उसे पहले से पता था उसका मास्टर एक कल्ट का हिस्सा था। तभी दूर से एक चीख सुनाई देती है जिससे वो चौंक जाता है। एक एडवेंचर जमीन पर पड़ा है, पूरी तरह घायल, मदद के लिए चिल्ला रहा है। सामने हुडेड लोग खड़े हैं जो साफ विलेन लगते हैं। वो बोलते हैं कि लड़के को उनकी बात मान लेनी चाहिए थी जब मौका था, उसे बस पेमेंट करनी थी, लेकिन उसने सब मुश्किल बनाने की ठानी। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि ये लोग मेज टाइप यूजर्स हैं जो अपनी पावर का फायदा उठाकर दूसरों को दबाते हैं। ये सब देखकर वो गुस्से में आ जाता है और उनके लीडर पर अटैक करने का इरादा बनाता है। डॉक पर चोरों के आसपास बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और लीडर बोलता रहता है कि बस एक छोटी सी फी दे दो। एमसी सोचता है कि लीडर जरूर बहुत स्किल्ड है, तभी तो सबको टेरराइज कर पाया। तभी एक आदमी बगावत करता है। गुस्से में भरकर वो बैंडिट्स को गालियां देता हुआ उन पर चढ़ाई कर देता है। मेज चौंक जाता है जब अचानक एक लड़का उसकी तरफ अटैक करने आता है। स्पेल प्रिपेयर करते हुए वो पूछता है कि ये आउटसाइडर कौन है जो इतनी हिम्मत कर रहा है। एक ही वार में वो एनर्जी की किरण छोड़ता है जिससे उस आदमी का शरीर पूरी तरह जल जाता है। ब्लास्ट सीधे उस एडवेंचरर को खत्म कर देता है जो अपने दोस्त को बचाने आया था। अपनी ताकत पर कॉन्फिडेंट मेज ऐलान करता है कि डॉक्स पर कोई उसे हरा नहीं सकता, क्योंकि वो एक एक्सट्रीमली पावरफुल सॉर्सरर है। सैडिस्टिकली वो रुके बिना वॉरियर पर एनर्जी ब्लास्ट्स करता रहता है, उसे ऑलमोस्ट मरने की हालत तक पहुंचाकर। डॉक पर खड़े सब लोग दंग रह जाते हैं ये भयानक सीन देखकर। ब्लॉन्ड वॉरियर किसी तरह जिंदा है, लेकिन उसे पथेटिक कहकर इंसल्ट किया जाता है। लीडर अपने साथी से कहता है कि उनका गेस्ट अब जा रहा है और उसे ग्रैंड फिनाले के साथ भेजो, यानी सारे सॉर्सरर्स मिलकर उस लड़के पर स्पेल डालेंगे मैक्सिमम डैमेज देने के लिए। लीडर बोलता है दिस विल बी स्पेक्टैकुलर, लेकिन उसकी बात अधूरी रह जाती है क्योंकि अचानक बेहद ब्रूटल तरीके से उसके एक साथी का सिर धड़ से अलग हो जाता है। सब स्टन्ड रह जाते हैं ये देखकर, बाकी पैनिक करने लगते हैं डर से कांपते हुए। तभी एक मेज दूर खड़े प्रोटैगनिस्ट को देखता है और इशारा करता है। डर के मारे उसे दो पैरों पर खड़े किसी बोर जैसा समझ लेता है। डीमन जैसे दिखते हुए एमसी खून से भीगी तलवार पकड़े खड़ा है। एक बैंडिट को काट गिराने के बाद उसकी आंखों में गुस्से की आग है और उसका इरादा साफ है, इन हरामियों को किसी कीमत पर बख्शना नहीं। ये सब देख के सारे मेज कांपने लगते हैं, डर के मारे कि कहीं अगला नंबर उनका ना आ जाए। लेकिन उनका लीडर इरिटेशन में आकर हंसता है और पूछता है कि ये सामने खड़ा आदमी आखिर है कौन। प्रोटैगनिस्ट सीधा बोलता है कि उसे इन एक्सटोर्शनिस्ट का सारा गोल्ड चाहिए ताकि डॉक पर जो कुछ इन्होंने किया है उसका हिसाब बराबर हो सके। गुस्से में वो डिमांड करता है कि 10 सेकंड के अंदर गोल्ड दो वरना सबका गेम ओवर। ये सुनकर सारे मैच फ्रीज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि लड़ना है या भागना। लेकिन मास्केड लड़का काउंट करना शुरू कर देता है और साफ बता देता है कि मजाक नहीं कर रहा, टाइम खत्म होते ही सबको खत्म कर देगा। थीव्स का लीडर अपने स्किल पर पूरा कॉन्फिडेंट रहता है, उसे लगता है सामने वाला बस मरने की इच्छा रखता है। वो अपने साथियों को कमांड देता है कि प्रोटैगनिस्ट को तुरंत खत्म करो। काउंटडाउन का आखिरी सेकंड आते ही एमसी चारों तरफ से सोरसेर से घिरा होता है। सब रेडी होते हैं स्पेल डालने के लिए, लेकिन जैसे ही काउंट 0 होता है एमसी अचानक लीप करके वैनिश हो जाता है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो गया कहाँ। लीडर क्यूरियोसिटी से ऊपर देखता है और तभी जोरदार एक्सप्लोजन होता है। एनर्जी ब्लास्ट की बारिश बैंडिट्स पर गिरती है, भारी डैमेज होता है और कई प्लेयर्स हेल्प की भीख मांगने लगते हैं। लीडर शॉक में रह जाता है कि उसके साथी कुछ ही सेकंड्स में पूरी तरह वाइप आउट हो गए। ग्राउंड पर उतरकर प्रोटैगनिस्ट मजाक उड़ाते हुए एक प्रोवर्ब बोलता है और बताता है कि उसका प्लान था ब्लड मैजिक, पॉइजन डार्ट्स और टेकिंग पोशंस यूज करना। बोनस की वजह से डैमेज इंसेंस निकलता है। वो मजाक में कहता है कि एक स्टोन से कई बर्ड्स मार दिए। पोशन फेंकते हुए ईवल ग्रिन देता है और लीडर के सामने उसका एंड कर देता है। लेट आफ्टरनून तक पोर्ट में तबाही का सीन होता है। ब्लॉन्ड वॉरियर जमीन पर पड़ा थोड़ा इंजर्ड होता है। कोई लड़का पूछता है कि ब्रायन, वो ब्लॉन्ड, ठीक है क्या? ब्रायन कंफ्यूज्ड होता है, याद करता है कि उसे कैसे इलेक्ट्रोक्यूट किया गया था और सब
मेमोरी फेड हो गई थी। गुस्से में वो जमीन पर पंच मारता है और चिल्लाता है कि वो उन लूनेटिक्स को मार डालेगा। नोटिफिकेशंस में उसे डिस्ट्रक्शन के बारे में अपडेट्स आते रहते हैं। कई लोग उसे मोटिवेट करते हैं कि हार मत मानो, कम से कम जिंदा तो हो। उसकी फीमेल फ्रेंड उसे काम करने की कोशिश करती है और कहती है मैजेस एक्सपेक्टेड से ज्यादा स्ट्रांग थे। लेकिन लड़का पलटकर बोलता है कि स्ट्रीमर कभी सच में फेल नहीं होता। स्ट्रीमर तभी फेल होता है जब वो सब छोड़ दे और गिव अप कर दे। वो कहता है कि इसलिए उसे उन लोगों को हराना ही पड़ेगा। अचानक डॉक्स पर मैसिव एक्सप्लोजन होता है और सबका ध्यान उस तरफ जाता है। असल में जो बचे हुए मेजेस हैं वो प्रोटैगनिस्ट से जान बचाकर भाग रहे होते हैं। एमसी की स्पीड इतनी क्रेजी होती है कि वो अचानक लीप करके सामने आ जाता है और एक एक करके सबको साफ करता जाता है। ईविल स्माइल के साथ काउंट करता है, 7 सॉर्सरर ऑलरेडी स्काई में है, बस 5 और। लीडर डर जाता है और अपने साथियों को बोलता है कि अब माना बचाना बंद करो और जल्दी से स्पेल कास्ट करो। सब मिलकर एक बड़ा ब्लू रून स्पेल डालते हैं और चिल्लाते हैं कि आज इसे एलिमिनेट कर देंगे। ह्यूज एक्सप्लोजन होता है और पूरा पोर्ट ब्लू लाइट में चमक उठता है। कुछ देर बाद जब कोई नजर नहीं आता तो उन्हें उम्मीद होती है कि प्रोटैगनिस्ट सच में खत्म हो गया। लेकिन तभी एमसी अचानक प्रकट होकर बाकी बचे मैजेस को स्टील अटैक से मार देता है। अब उसके चारों तरफ फर्स्ट रेड एनर्जी फैल रही होती है और वो हंसते हुए पास आता है। डीमन जैसे दिखते हुए वो बोलता है कि उसके अटैक्स सुपर इफेक्टिव हैं, इसीलिए वो सबको इतनी आसानी से हरा पाया। सर्वाइवर्स सोचने लगते हैं कि क्या ये इंसान है भी या किसी और लेवल का मॉन्स्टर। लीडर स्क्विंट करके सोचता है कि अगर ऐसे ही चला तो सब वाइप आउट हो जाएंगे। वो पावरफुल स्पेल कास्ट करना शुरू करता है और अपने एलाइज से 3 मिनट कवर मांगता है। एमसी क्यूरियस हो जाता है कि ये स्पेल है क्या, खतरनाक तो नहीं। लीडर पावरफुल लाइटनिंग स्पेल अनलीश करने वाला होता है जो प्रोटैगनिस्ट को पूरी तरह जला देगा। बैकग्राउंड में कोई इस फाइट की लाइव स्ट्रीम दिखा रहा होता है और फॉलोअर्स नॉन स्टॉप कमेंट कर रहे होते हैं कि ये सच है या सपना, क्योंकि सीन दोनों इम्पॉसिबल और स्पेक्टैकुलर लग रहा है। रायन पूरी फाइट को स्ट्रीम कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मास्क्ड मैन कितना ज्यादा पावरफुल है, ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल। एक्साइटेड होकर वो एमसी को निकनेम भी दे देता है लिटिल टैंक, जो उसकी फ्रेंड को इरिटेट कर देता है। गुस्से में वो उसे डांटती है कि ये क्या कर रहा है, हमारे पास टाइम वेस्ट करने का मौका नहीं है ऐसी बेकार की फाइट देखने के लिए। रायन तुरंत नॉर्मल मोड में आकर स्ट्रीम से बात करने लगता है और कहता है कि वो बस सोचा में खो गया था। तभी उसे दिखता है कि ये फाइट करीब 2,50,000 लोग देख रहे हैं। वो सोचता है यही मौका है बिग इन्फ्लुएंसर बनने का। वो अपनी फ्रेंड वांगी से पूछता है कि क्या वो रेडी है, क्योंकि उसका प्लान है फाइट के बाद वाइल्ड वन का इंटरव्यू लेने का, ताकि फॉलोअर्स की संख्या तेजी से बढ़ जाए। उधर फाइट में मेज अपनी लाइटनिंग स्पेल चार्ज करता रहता है, जितना टाइम मिल सके खींचने की कोशिश करता है। उसके साथ ही बार बार प्रोटैगनिस्ट पर हमला करते हैं, लेकिन एमसी अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ से हर वॉर डॉज कर देता है। एक पल को एमसी सोचता है कि सामने वाला कुछ बहुत ही डेंजरस प्रिपेयर कर रहा है, शायद फेटल हो अगर टाइमली डॉज ना किया। डेस्परेट मेज स्पेल जल्दी खत्म करने के लिए और जोर लगाता है, क्योंकि उसे पता है टाइम कम है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है क्लोजर लुक लेता हूं और एनिमीज की तरफ स्प्रिंट करता है, लेकिन तभी मगे के साथी डरकर भाग जाते हैं और उसे अकेला छोड़ देते हैं। अब वो अपनी बॉडी की हर बूंद माना एक फाइनल डिसाइसिव ब्लो में झोंक देता है। वाइल्ड वन उसी टाइम टाइगर की तरह दौड़ते हुए सोचता है कि जल्दी से इसे खत्म कर दूं। लास्ट सेकंड पर बैंडिट अपने स्पेल को थंडर इफेक्ट से एन्चांट कर देता है, जिससे वो और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बन जाता है। एक्सप्लोजन जोन ठीक वहीं सेट करता है जहां एमसी दौड़ रहा होता है, और फिर वही होता है। पोर्ट पर मैसिव एक्सप्लोजन, हर तरफ डिब्री उड़ने लगता है। एमसी फास्ट नहीं हो पाता और लाइटनिंग स्ट्राइक में फंस जाता है। पूरा शरीर डैमेज से भर जाता है। ये देखकर ब्लॉन्ड और उसकी फ्रेंड शॉक में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब एमसी सच में खत्म हो गया। मेज जोर जोर से हंसने लगता है, मानो जीत उसी की हुई। एमसी कोलैप्स हो जाता है, जमीन पर गिरा हुआ और कमजोर। ब्लू स्पार्क्स अभी भी उसके बॉडी पर दिखते हैं, हार कंफर्म करने जैसे। मेज के साथ ही वापस आकर उसे बधाई देते हैं और झूठा बोलते हैं कि उन्हें पता था वो जीतेगा। ईगो में डूबा लीडर कहता है कि उसे कभी डाउट मत करना, वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। लेकिन तभी अचानक उसके सिर से लाइट बीम निकलती है और उसके एक साथी को सीधा आफ्टर लाइफ पहुंचा देती है। मेज स्टन्ड रह जाता है कि उसके दोस्त इतने तेज और वायलेंट तरीके से खत्म हो गए। प्रोटैगनिस्ट खड़ा हो जाता है और कहता है हिट लगा था, दर्द भी हुआ, पर अभी मैं हारा नहीं हूं। फ्लेक्स करते हुए वो मजाक करता है कि हाँ, हिट सरवाइव करना पॉसिबल है क्योंकि वो इतना स्ट्रांग है। वो अपने एनिमी की तारीफ भी करता है कि फाइट डिसेंट थी, स्पेल्स क्रिएटिव थे,
माना खत्म हो चुका होता है, लेकिन बैंडिट आखिरी कोशिश करता है स्पेल कास्ट करने की, पर कुछ निकलता नहीं। प्रोटैगनिस्ट मौका पाकर उसके कॉम्बैट टूल्स काट देता है। टारगेट को बिना आर्म्स देखकर एमसी कहता है कि तुम्हें पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, अब मर्सी नहीं होगी। ग्राउंड पर पड़ा थीफ अब बच नहीं सकता। वो रोते हुए रियलाइज करता है कि उसने गलती की और अब पनिशमेंट डिजर्व्ड है। उसकी आखिरी चीख पोर्ट में गूंजती है और उसका एंड हो जाता है। दूर से ब्लॉन्ड पूरी ब्रूटैलिटी देख रहा होता है और शॉक में आ जाता है कि मास्क्ड मैम अपने एनिमीज के साथ कितना क्रूअल है। उसकी फीमेल फ्रेंड इतनी सेंसिटिव होती है कि मैसेकर देख नहीं पाती। ब्लॉन्ड सोचता है कि पहले उसने माना था ये आदमी उसके लिए चैलेंज होगा, लेकिन अब वो इसे डीमन जैसा देखता है। एमसी अपनी ब्लेड निकालते हुए साफ दिखाता है कि उसे ये सब करने में मजा आता है। वो कहता है कि अगर पूरा प्रोसेस ना हो तो जीतने में मजा कहाँ। एनिमी को फाइनली खत्म करने के बाद वो ब्लेड साफ करता है और मजाक में कहता है कि तोड़ने में थोड़ा टाइम तो लगा। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि प्लेयर ने एक और कांड किया है और उसकी रेप्यूटेशन और नीचे गिर गई। वो स्ट्रेच करता हुआ बोलता है कि ओपोनेंट्स ने हार अननेसेसरीली मुश्किल बना दी, जबकि रिजल्ट पहले से तय था। नोटिफिकेशन रिपीट करता है कि डीमन की बदनामी अब और नीचे नहीं जा सकती। फिर सिस्टम उसे दिखता है कि उसे इसके लिए बोनस में ढेर सारे क्लोथ्स और लूट मिले हैं, डैगर्स, आउटफिट्स और एक पावरफुल रिंग तक। फिर उसकी नजर इन्वेंट्री में एक ओपन बुक पर पड़ती है जो अजीब लगता है। ध्यान से देखता है तो पाता है कि उसकी गोल्ड रिजर्व बहुत ज्यादा है, करीब 3.12 मिलियन कॉइन्स। और चूंकि 100 गोल्ड डॉलर $1 है, तो अब उसके पास लगभग $33,000 रियल मनी बन जाता है। ये देखते ही एमसी शॉक रह जाता है और ये पार्ट यही खत्म होता है। इसके काफ़ी सारे चैप्टर्स अवेलेबल है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो जल्द ही नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।